कारण होता है कि जो समझने वाली चीज है ना, तो वो अपने से छोटों के लिए ज्यादा उचित बैठती है। समझाने वाला जो काम है वो अपने से छोटों को आप बताएंगे, वो सहज रूप में स्वीकार हो जाती है। और अपने से बड़े को अगर आप बताने जाएंगे तो वो थोड़ा उन पर फटा लग जाता है कई बार। तो आप पर आपके आचरण से प्रभावित होकर आपसे कुछ सीखना चाहें, समझना चाहें, वो अलग बात है, पर आप अपनी तरफ से चेष्टा नहीं कर सकते, ऐसा मैं मानता हूं। बड़ों को समझाने की चेष्टा छोटों को नहीं करनी चाहिए, है ना। अपने आचरण को बनाए रखना चाहिए, बड़ों की सेवा की जाए, वो ठीक है। ज्यादा समझाने का काम छोटों के साथ किया जाए। उसमें आपके पास कोई समझदारी होगी तो वो आपके आचरण में और छोटों में ट्रांसफर होगी, उसका प्रभाव परिवार में बनेगा। ठीक है, तो कल हम लोगों ने एक चर्चा शुरू की थी कि मानव परंपरा की समीक्षा की, जिसके अंदर हमने भौतिकवाद आदर्शवाद को थोड़ा सा देखा, झलक देखी उसकी। उसमें हमने भौतिकवाद का योगदान, आदर्शवाद का योगदान, फिर भौतिकवाद की त्रुटियां और फिर आदर्शवाद की त्रुटियां यानी कमियां, इनको हमने थोड़ा थोड़ा देखा। अब आप सबके सामने जो बातचीत है, ये वाद आ कहां से रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, है ना। आशीष भैया का प्रश्न है कि मानव का प्रयोजन क्या है असल में, है ना। हमने और पहले दिन से हम ये बात कर रहे हैं कि मानव की प्रकृति में भूमिका क्या है। इसको समझने के लिए जो प्रयास हुआ है उसके क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस क्रम में आगे बढ़ने के लिए मैं आपके सामने एक बात रखूंगा, है ना। उसको आप अपने में जांचिए, क्योंकि आप ही मानव है, मैं मानव के रूप में बात रखूंगा। मैं ये बात कहता हूं यहाँ पे कि हर मानव संतान एक आयु आते आते तक अपने में 3 सच्चाइयों को पहचानने लगती है, ठीक है। तो क्योंकि आप भी मानव संतान हो, है ना, तो आप भी अपने में देखिए कि वो 3 बातें आप सच्चाई के रूप में स्वीकारते हैं कि नहीं स्वीकारते। तो वो 3 बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो पहली तो ये है कि मैं हूं। आप अपने होने को स्वीकारते हैं, इसको सच मानते हैं। इसमें आपको कोई, यानी अगर मैं आपकी बात ना करके अपनी करूं तो मैं हूं, इसमें मेरे को कोई शंका नहीं। मैं अपने अस्तित्व को, अपने होने को स्वीकारता हूं। आपके साथ कैसा है? कोई है जो अपने होने को नहीं स्वीकारता, जिसे लगता है वो नहीं है ना। बड़ा अटपटा सा हो जाएगा, क्योंकि आप बोलोगे मैं नहीं हूं, तो बोल कौन रहा है, ये प्रश्न बनेगा। तो तार्किक विधि से भी, और अपने को जब हम देखते हैं, जो हमारे अंदर देखने की ताकत, उससे से भी देखे तो देखने वाले को मैं कहते हैं, तो मैं हूं इसलिए है। जैसे ही मैं कहता हूं मैं हूं, इसमें एक आशय छुपा हुआ है। क्या छुपा होता है कि मैं बहुत सारी चीजों को देख रहा हूं, उसमें से मैं अपने को अलग करके बोल रहा हूं बाकी चीजों से। मैं यानी बाकी चीजें भी है बहुत सारी, आप भी हो, बिल्डिंग भी है, जीव जंतु भी हैं, पशु पक्षी भी है, पेड़ पौधे, खनिज संसार, ग्रह गोल, सब कुछ है, इतना कुछ है। इस सबको एक नाम देते, मुझसे अलग जो कुछ भी है इसको नाम देते संसार, है ना। तो दूसरी सच्चाई जो हर मानव संतान एक आयु आते आते तक स्वीकार लेती है, वो है संसार है। आप अपने में देखिए, इस बात को जांच के आप स्वीकारते हैं इस बात को? अपने होने को स्वीकारना, मैं हूं, और संसार है। तो दोनों बातों को अगर हम स्वीकारते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा मुद्दा है कि मैं सुखपूर्वक जीना चाहता हूं। ये भी मेरे लिए सच्चाई है, आपके लिए? आप सुखपूर्वक जीना चाहते हैं कि नहीं चाहते? बिल्कुल, है नहीं। इसमें ये छुपाई है कि मैं संसार में जो कुछ भी कर रहा हूं,
इसके फल स्वरूप मैं सुखी हो रहना चाहता हूँ। मैं खाना खाता हूँ तो सुखी होना चाहता हूँ, कपड़ा पहनता हूँ तो सुखी होना चाहता हूँ, कोई कहीं आना जाना करता हूँ तो सुखी होना चाहता हूँ, शिक्षा लेता हूँ तो सुखी होना चाहता हूँ, शिक्षा देता हूँ तो सुखी होना चाहता हूँ, व्यवहार करता हूँ तो सुखी होना चाहता हूँ, है ना। कोई व्यवसाय करता हूँ तो सुखी होना चाहता हूँ, समाज में भागीदारी करता हूँ तो सुखी होना चाहता हूँ, प्रकृति के साथ कुछ करता हूँ तो सुखी, कोई भी क्रियाकलाप करूं सुखी रहना चाहता हूं। ठीक है, मेरे लिए तो ये सच्चाई है, आपके लिए सच्चाई है कि नहीं है? तो मैं सुखपूर्वक जीना चाहता हूं। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं? तो ये 3 मौलिक सच्चाइयां हैं जो हर इंसान स्वीकार करता है। ठीक है, हाँ भैया, क्या लगता है, 3 बातें ठीक लग रही हैं आपको? ठीक लगी है, लेकिन हम ये सोच रहे थे मैं हूं तो केवल मैं रह जाऊंगा, संसार छूट जाएगा। क्यों छूटे? तीनों सच्चाइयों को स्वीकार रहे ना। बिल्कुल। मैं हूं, फिर रुक नहीं रहे, तो बोले संसार भी है। भाई देखिए, जैसे आप बोलते हैं मैं क्या, आप जो व्यक्ति है उसको बहुत चीजें दिख रही हैं, उसमें से एक चीज जो दिखती है वो मैं हूं। तो जितना दिख रहा है उसमें एक को पहचाना मैं के रूप में, स्वयं को, और उसके अलावा बाकी सबको नाम दे दिया संसार। तो कभी भी मैं की पहचान संसार की पहचान से अलग नहीं हो सकती। संसार को भी साथ में पहचानेगा और मैं को भी साथ में पहचानेगा। संसार के बिना मैं की कल्पना नहीं की जा सकती। नहीं कर जा सकती। ये बहुत ही मजेदार बात है। और अगर हम अपनी कल्पना नहीं करेंगे, मैं नहीं हूं, तो संसार फिर क्या है? तो संसार की अवधारणा ही मैं के संदर्भ में आती है। ठीक है, अब इतना ही कह रहे हैं अभी कि इनके होने को सच्चाई के रूप में स्वीकारते हैं। इसमें अभी आगे की जब बात करेंगे तो उसमें दिखेगा कि ये 3 सच्चाई को स्वीकारते ही 3 मौलिक प्रश्न हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, मौलिक प्रश्न ये है, जैसे कि मैं हूं, ये तो स्वीकार हो गया, और जैसे ही मैं स्वीकारता हूं मैं हूं, अंदर से प्रश्न उठता है, मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं, मैं शरीर हूं, मैं क्या हूं? है ना, बहुत कुछ सुनने को मिलता है, पर उसका मेरे को स्पष्ट उत्तर नहीं है मेरे पास, है ना। तो मैं क्या हूं, ये पहला मौलिक प्रश्न। ऐसे ही संसार के साथ गूगल पे खोज दे। ऐसे ही संसार के साथ, संसार है, और संसार क्या है? ये मायाजाल है, ये भोगने की वस्तु है, ये घूमने फिरने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए, मतलब समय बिताने के लिए, क्या चीज है ये संसार? तो ये तो सच्चाई है मैं हूं, पर मैं क्या हूं ये स्पष्ट नहीं है। ऐसे ही ये तो सच्चाई है संसार है, पर ये संसार क्या है ये स्पष्ट नहीं। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया हमारा। फिर तीसरा प्रश्न, मैं सुखपूर्वक जीना चाहता हूं, पर सुख क्या है ये स्पष्ट नहीं। तो ये 3 मौलिक प्रश्न हैं, ये मानव जाति के सामने, है ना, आदिकाल से खड़े हैं। मानव जाति इन तीनों प्रश्नों के साथ जूझी और इसके अनेक प्रकार से उत्तर देने का प्रयास किया। ठीक है, तो अब मजेदार बात यह है कि ज्ञान जिसे कहते हैं, अब ज्ञान को परिभाषित करने की बात आ गई। जितनी भी मानव परंपरा में अभी तक ज्ञान चर्चाएं हैं, वो इन 3 प्रश्नों के उत्तर देने के संदर्भों में, और इसके अलावा जो भी चर्चाएं हैं उसको हम नाम दे रहे हैं तकनीकी शिक्षा। कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है,
है ना, ये जितनी भी बातें आती हैं, पेड़ कैसे उगाना है, खाना कैसे बनाना है, शरीर कैसे ठीक रखना है ना, ये सब तकनीकी शिक्षा की बात है। ज्ञान किस चीज की बात है? मैं क्या हूं, ये संसार क्या है, और सुखपूर्वक जीना क्या है। इन 3 प्रश्नों के दायरे के अंदर आता है ज्ञान। तो आप किसी भी महापुरुष को, किसी भी ग्रंथ को पढ़ेंगे जहां पे ज्ञान चर्चा होगी, उसमें इन 3 या इनमें से 1-2 किसी का उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। जैसे आपने सुना ही होगा कि भाई मैं आत्मा हूं, है ना, ऐसा ही सुना होगा। तो ये किसी विचारधारा से, किसी दर्शन से इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की जा रही है, मैं क्या, यह संसार मिथ्या है या माया है ना, यह संसार भोगने की वस्तु है। ऐसा अलग अलग तरीके की विचारधाराओं से अलग अलग इसके बारे में प्रतिपादन किया गया है, इसके बारे में कुछ कुछ कहा गया। तो ये 3 मौलिक प्रश्न हैं और इन प्रश्नों की सीमा में ज्ञान की बात है। इसके अलावा ज्ञान नहीं कहते, उसको हम बाकी सूचना कह लीजिए, उसको हम तकनीकी कह लीजिए, वो सब कहते हैं, ठीक है। अब इन 3 प्रश्नों का जो उत्तर है ना, ये 3 प्रश्नों का उत्तर अभी तक कैसे दिया गया, इसको अगर हम देखने जाएंगे तो आज हम इसको देखेंगे कि भौतिकवाद ने इन 3 प्रश्नों का उत्तर क्या दिया है और आदर्शवाद ने क्या दिया है। उसके बाद हम आपको परिचय कराएंगे सह अस्तित्ववाद से, जो तीसरा चश्मा हमने कल नहीं किया था आपको, आज देंगे उसको। तो 3 मूल प्रश्नों का मैं, संसार, सुखपूर्वक जीना, है ना। इन 3 प्रश्नों के उत्तर जो भी हमें मिलते हैं किसी भी वाद से, उसके आधार पर अगर उसको अपनाते हैं तो हमारा जीने का कार्यक्रम क्या निकलता है, और वैसा जीने, अगर काफी सारे लोग ऐसा जीना शुरू करते हैं तो उसमें सामाजिक परिणाम क्या आते हैं, इस दृष्टि से हमें पूरे बात को देखेंगे। इस विश्लेषण को यहाँ पे रखा जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो पहले हम मुद्दा लेते हैं भौतिकवाद। भौतिकवाद के अंदर मैं को शरीर बताया, है ना, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा और जगह देखा होगा। मैं शरीर हूं। तो शरीर क्या होता है? जिसका जन्म होता है और उसकी फिर मृत्यु हो जाती है। और जिंदगी जो होती है वो जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय, इसको जिंदगी कहते हैं। ना इसके पहले कुछ है ना इसके बाद कुछ है ना। तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, सुना होगा, अंग्रेजी में बोलते हैं यू ओनली लिव वंस। उसके लिए एक एक्रोनिम भी है, योलो, है ना। हम जीते केवल एक बार है, ऐसा मानते हैं यहाँ पे सब जगह पर। आजकल ये बहुत प्रचलित हो गया। तो मैं शरीर हूं। भौतिकवाद ने क्या उत्तर दिया इसका, कि मनुष्य जो है वो एक शरीर है ना, जिसका जन्म होता है, उस बीच में कुछ करता है, जो भी कुछ करता है उसके बाद मर जाता है और सब कहानी खत्म। अब उसके मैं का कोई अस्तित्व नहीं, ठीक है। तो जो कुछ करना है इसी समय में करना है। तो अगर मैं अपने को शरीर मानता हूं तो मेरे पास सीमित समय है, जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में। और जन्म से लेके बचपन तक तो कुछ करने लायक नहीं रहता, फिर बुढ़ापे में भी बहुत करने लायक नहीं रहता। तो ले दे के जो करने लायक समय है वो जवानी का है। तो हर व्यक्ति भौतिकवादी संसार में, जहां पे भौतिकवादी सोच है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, प्रौढ़ हो, सब अपने को जवान जताना चाहते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिख रहा होगा ठीक से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। क्या बात बोल रहे हैं कि अगर ये मान्यता समाज में स्थापित हो जाती है कि मैं शरीर हूं, मनुष्य शरीर ही है ना, इसके आधार पे जीते हैं, तो हमारे पास समय बहुत छोटा सा हो जाता है जन्म से मृत्यु के बीच में। उसमें भी बचपन में और बुढ़ापे में कुछ कर नहीं सकते, जो करना है जवानी में करना है। तो और इसलिए महत्व केवल जवानी वाले लोगों को दिया जाता है। इसलिए बच्चों को भी प्रेरणा दी जाती है कि आप जवान की तरह बिहेव करो, और बूढ़ों को भी बोला जाता है आप बूढ़े मत दिखो, आप जवान की तरह दिखो। तो हर कोई अपने को पेंट पॉलिश करके फिर जवान की तरह दिखने की कोशिश करता है, क्योंकि महत्व ही केवल जवानों का है ऐसे समाज में। संसार को क्या माना?
संसाधन के रूप में देखा, खींच दो उसको। भोगने की वस्तु के रूप में देखा। जी सर। संसार को भौतिकवादी दृष्टि से इसका कोई प्रयोजन है या इसका कोई उद्देश्य है इस रूप में देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। तो क्या है, मिट्टी है तो उसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, पेड़ है तो इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, जीव जंतु इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, मनुष्य है तो इसका। तो आप देखेंगे तो खनिज संसाधन, ये शब्द सुना है आपने? वनस्पति संसाधन, जीव संसाधन, मानव संसाधन सुना है? ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्ट्री। तो मनुष्य भी एक संसाधन है। संसाधन के साथ क्या करते हो, केवल उसे भोगते हैं। उपभोग के लिए होता है संसाधन, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं होता। तो भौतिकवादी दृष्टि में ऐसा ठीक बताया है, ऐसे ही है। तो आप खनिज को भोगिए, आप वनस्पतियों को भोगिए, जीव जंतुओं को भोगिए और मनुष्य को भोगिए, यही प्रेरणा है। ठीक है। और इस दृष्टिकोण में भोगना ही सुख है। अधिक से अधिक, अच्छे से अच्छा भोग ही सुख है। जैसे किसी चीज को खाया, किसी चीज को छुआ, किसी चीज को देखा, तो इंद्रियों से जो उसके साथ क्रियाकलाप करते हैं हम, है ना, अपने शरीर के साथ उससे साथ जुड़ के जो भी करते हैं, किसी चीज को तो खाने के लिए करते हैं, किसी को पहनने के लिए, किसी को ओढ़ने के लिए, किसी को देखने के लिए, किसी को छूने के लिए, किसी को सूंघने के लिए, किसी को चखने के लिए, ये जितने भी ये सब भोग है। तो बढ़िया से बड़ी चीज चखी जाए, बढ़िया से बढ़िया चीज देखी जाए, छुई जाए, सूंघी जाए, ऐसे यही प्रेरणा बनती, यही सुख है। तो खाना खाते हैं, पहले अपना जो भी आसपास का मिलता है, फिर धीरे धीरे पता चलता है नहीं, वो टीवी पे पैकेट दिखाते हैं, वो उसमें ज्यादा सुख है, वो टीवी वाला बताता है आपको। तो बचपन से ही वो टीवी वाला पैकेट मंगाना चाहता है कि वो लाके दो, मैं वो सुख भोगना चाहता हूँ। फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं तो पता चलता है, अरे उस फला जगह पे ये चीज मिलती है, बांदा की बालूशाही बहुत बढ़िया, फिर उसको भोगने का मन करता है। बांदा हो तो बांदा की बालूशाही तो खा के जाना ही चाहिए। आगरा जाओ तो उधर का पेठा खाना चाहिए, मथुरा जाओ पेड़ा, हाँ जी, मथुरा जाओ पेड़ा खाना चाहिए, है ना। तो ये भोगने खाने के हिसाब से, या वहां का कपड़ा बहुत अच्छा है, या वहां का फला, वहां उधर उत्तराखंड में जाओगे तो उधर की वादियां बहुत अच्छी, वो देख के आनी चाहिए, है ना। गोवा जाओगे तो समुद्र और बीच और ये सब बहुत सुंदर है, जरूर देख के आना। ये जो है ये भोग है, इंद्रियों के क्रियाकलाप से सुख की अपेक्षा, इसको मान लिया कि हमें इसमें सुख मिलेगा। देखिए मैं इसको गलत नहीं कह रहा, मैं इसको बस आपके सामने विश्लेषण कर रहा हूं। भोग का मतलब क्या है ये बता रहा हूं, इसमें कोई भी वैल्यू या मैं इसके ऊपर कोई गलत सही का वो तमका नहीं लगा रहा हूं, कोई जजमेंट पास नहीं कर रहा हूं, पर इसको भोग मान। अब ये जो भोग है यही सुख है। तो हर आदमी भोगने के लिए अपनी जिंदगी को सजाएगा। तो जीने का कार्यक्रम किस चीज का बनेगा, सुविधा और संग्रह का। भोगने के लिए सुविधा की वस्तुएं चाहिए, भोजन एक सुविधा है, कपड़ा एक सुविधा है, घर एक सुविधा है, फोन एक सुविधा है, आने जाने के साधन एक सुविधा है ना। तमाम संसाधन जितने भी हैं सब सुविधाएं प्रदान करते हैं शरीर को। तो सुविधा और सुविधाओं का संग्रह, संग्रह की आवश्यकता कहां से आ गई? संग्रह की आवश्यकता इसलिए आ जाती है हमारे को कि हम जो, जैसे बहुत बढ़िया अमरूद लग रहा है आजकल, है ना, हमारे पास मान लीजिए एक बढ़िया सा पेड़ हो, एक दो चार पेड़ हो, वो बढ़िया अमरूद लग रहा है, और इसको क्योंकि हम भौतिकवादी दृष्टि वाले हैं तो इसको हम भोगना चाहते हैं सुखी होने के लिए। ठीक है, भोगने को, अमरूद को भोगने का मतलब क्या, अमरूद को खाना। अब अमरूद को खाने जाओगे तो 2, 4, 5, 8 खा लोगे एक बार में, कितने खा लो, और पेड़ तो कई सौ अमरूद देता है ना। तो अब क्या करोगे, सारे अमरूद तो नहीं खा सकते, तो क्या सोचते हो,
तो ठीक है बाद में खाऊंगा। एक तो ये भाव आता है बाद में खाएंगे, तो उसके लिए कुछ उठा के रख लेते हैं। दूसरा है अरे पेड़ पे लगे रह गए तो कोई बंदर ना खा जाए, कोई दूसरा आदमी तोड़ के ना खा जाए, तो मेरे को खाने को नहीं मिलेगा इसलिए उठा के संभाल लेता हूं। ऐसा करते हैं कि नहीं करते, है ना? कोई परेशानी नहीं थी इसमें अगर एक ही आदमी होता, है ना? पर बगिया में तो और भी लोग रहते। अब सोचिए उनके अंदर भी यही कामना, अमरूद खाने और सारे के सारे खाने, तो वो भी संग्रह करना चाहे, है ना? और वो भी चाहेगा कि उसके कब्जे में रहे ताकि बाद में खा ले, या जिसको वो अपना मानता उसको खिला ले, है ना? यहाँ पे अपने पराई की दूरी भी एक काम करने लगती है। तो ये जो भौतिकवाद है इसके अंदर जो जीने का कार्यक्रम निकलता है सुविधा और सुविधाओं के संग्रह, सुविधा संग्रह का कार्यक्रम निकल, जीने का कार्यक्रम सुविधा संग्रह के रूप में निकल के आता है। ठीक है? इसमें किसी को कोई अस्पष्ट हाँ संग्रह तो भविष्य पे विश्वास नहीं से संग्रह कर रहे हैं। अगर मुझे ये विश्वास हो कि अमरूद के पेड़ में फल आएगा ही रहेगा ही, हाँ कल भी मिलेगा तो मैं ही संग्रह करूँ, क्यों बात से अमरूद। ठीक बात है। तो भविष्य के ऊपर विश्वास नहीं है कि दूसरे मानवों पे विश्वास नहीं है या प्रकृति पे विश्वास नहीं है, तीनों पे नहीं है। देखिए भविष्य तो कोई, भविष्य में होने वाली घटनाएं जो हैं, जो मैं अनुमान लगा रहा हूं क्या होगा भविष्य में, यही तो हो सकता है कि भैया कि कोई बंदर वंदर आ गए तो सारे अमरूद खा जाएंगे, एक तो ये घटना घट सकती है, इसलिए उनको बचाना जरूरी है ना। तो प्रकृति के अंदर क्या नियम है इसको समझना। अब बंदर क्यों आके खा जाते हैं हमारे अमरूद, क्योंकि बंदरों के खाने के लिए कुछ बचा नहीं है, सारे जंगल तो हमने कब्जा कर लिए, काट लिए, तो उनके लिए खाने के लिए बचा नहीं है, वो आएंगे। दूसरा है दूसरे मानव ना ले जाए, बच्चे बहुत घूमते रहते हैं, वो आके ना खा जाए, सारे अमरूद ना तोड़ लें, ये सारे संकट है हमारे सामने। तो भविष्य की जो अनिश्चितता है उसका कारण है कि हमारा मानव मानव संबंध और मानव प्रकृति संबंध में तालमेल बिगड़ा हुआ, ये मूल मुद्दा है ना। तो हमारा शुरू का मुद्दा ही है, ये दोनों तालमेल हमारे को बनाने। खैर, तो जीने का कार्यक्रम सुविधा संग्रह का निकल गया। संग्रह का मतलब समझ रहे हैं ना, इकट्ठा करना अपने पास, हाँ, है ना। अब ऐसे जीने के कार्यक्रम अगर समाज में प्रचलित हो जाए, अधिकतर लोग इसको करने लगे, तो इसका सामाजिक परिणाम क्या होता है उसको देखते हैं थोड़ा। ठीक है, तो हर व्यक्ति के पास सीमित समय है, उसकी कामना है अधिक से अधिक भोगने की। ठीक है, इसको बोल दिया इच्छाएं असीमित है और संसाधन सीमित है। ये सुनिए बात कहीं, साधन सीमित हैं, इच्छाएं असीमित है, ऐसा अर्थशास्त्र में पढ़ाया जाता है। ये यहां से आता है, इस भौतिकवादी सोच से आता है। ठीक है, तो अब अधिक से अधिक भोगना है, समय सीमित है, संसाधन भी सीमित है, तो क्या करते हैं हम जो चीज भोगना जो है वो शरीर से भोगना, ये भी एक समझने की बात है। इसके अंदर सोचने समझने या व्यवहार ऐसी चीजें नहीं है, शरीर से जो भोग सकते हैं, खाने की वस्तु होगी, देखने की, पहनने की, ओढ़ने की, इस्तेमाल करने की, ये सब शरीर से भोगी जाने वाली वस्तु है। मुद्दा ये है कि शरीर से भोगने की सीमा है। पहली जो सीमा आती है वो शरीर से भोगने की आती है। पराठे इतने अच्छे बने थे, 4 से ज्यादा खा नहीं पाए, 4 से ज्यादा खा ही नहीं पाता। एक खाने गए थे, मन ज्यादा कर रहा था, 2 खा लिए, 2.5 खा लिया। आपकी बात नहीं कर है ना, लेकिन सीमा आ गई, फिर मन तो और कर रहा था, खा लो, पेट भर गया। मन अब डालने की
जगह नहीं बच रही, क्षमता खत्म हो गई। तो शरीर की सीमा आ गई, है ना। ऐसे ही आप बाजार से खूब अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े ले आइए, है ना, तो भाई बहुत सुंदर कपड़े ले आए आप, 10-12 जोड़ी ले आए, अब एक जोड़ी पहनो, अब दूसरे पे नजर जाए, अरे ये भी बहुत सुंदर है, इसको भी पहनने का मन कर रहा है, पर करोगे क्या, इसको उतारोगे फिर उसको पहनोगे, इसी चक्कर में तो फिर छोटे चक्कर हो में गए दूसरा पहनो, है ना। तो अगर पहनना है, उसको भोगना है, और एक बारी में एक ही कपड़ा चढ़ता है शरीर के ऊपर, एक ही जोड़ी चढ़ता है, ठीक है। तो शरीर से भोगने की सीमा है, इसलिए फिर हम संग्रह में जाते हैं, ठीक है अभी नहीं, कल पहनूंगा, इसको संभाल के रख लेते, कल खाऊंगा इसको, कल खा लेंगे, अपने अधिकार क्षेत्र में बांधते, यहां से संपत्तिकरण होना शुरू हो जाता है चीजों का, ये मेरी चीज है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसमें मेरा अधिकार है, ठीक है ना। इस विधि से हर व्यक्ति अधिक से अधिक भोगने के लिए अधिक से अधिक चीजों पे अपना अधिकार जताने की चेष्टा में आ जाता है ना। जैसे अमरूद का उदाहरण है, तो अगर हम इधर सबके सब लोग हों, इधर के जितने अमरूद खाना चाहें, और हम सब लोग उसको अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहें, तो हमारे बीच में क्या शुरू हो जाएगा, द्वंद्व, संघर्ष। पहले प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, और उसके बाद संघर्ष। होगा कि नहीं होगा, और संघर्ष होगा तो उसमें खींचातानी होगी, और कोई भी खींचातानी होती है, संघर्ष होता है, तो उसको कैसे निपटाया जाता है, एक ही नियम काम करता है, जिसकी लाठी उसकी में। सर युद्ध के प्रेम से नहीं निपटा सकते, हाँ जी, प्रेम से नहीं समझा सकते, युद्ध से ही भौतिकवादी विधि से प्रेम से समझाने की कोई विधि नहीं, कोई कारण ही नहीं बनता उसके अंदर, तो उसमें तो सबको अपना कब्जा, सब तो जो ताकतवर है वो अपना चलाता है। जैसे मान लीजिए कोई समझदार इंसान है, हाँ, उससे क्या युद्ध करना है जब प्रेम की भाषा समझ जाता है। हाँ, पर समझदार का मतलब, भौतिकवादी में समझदारी से कोई लेना देना नहीं। भौतिकवाद में समझदारी दो ही चीजों की है, किसने ज्यादा संग्रह किया वो ज्यादा समझदार, किसके पास ज्यादा ताकत है वो ज्यादा समझदार। तो अमेरिका सबसे समझदार देश है आज की डेट में, इस आधार पे। विकसित देश बताते हैं ना, सब समझदार देश, क्योंकि किसी टाइम पे दूसरे देशों पे कब्जा करके सब लूट खसोट के अपनी ताकत बढ़ा के बैठे। सर ये भ्रम है या सच्चाई है? क्या चीज? कि अमेरिका सबसे महान, हमने महान कहाँ कहा? मतलब समझदार समझदार ऐसा भौतिकवादी दृष्टि से माना जाता है। देखिए, जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएन की, एक ऐसी संस्था है जिसके अंदर सभी देश आते हैं, उसकी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कुछ देशों को वो ताकत है कि किसी भी निर्णय को रिजेक्ट कर सकता है। वो गिने चुने 8-10 देश हैं। तो दुनिया का कोई भी निर्णय हो, सबसे सही निर्णय हो, पर वो बोल सकते हैं कि नहीं। अभी जैसे पिछले महीने ही निर्णय हो रहा था कि इजराइल के ऊपर रोक लगाई जाए, है ना, उसका युद्ध को रोकने के लिए उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई जाए। तो अमेरिका ने बोल दिया नहीं, इजराइल पे नहीं लगी, वीटो कर दिया। तो ये जो भौतिकवादी सोच है, इसका क्या परिणाम आता है? इससे प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा से संघर्ष, संघर्ष से युद्ध। तो हम जब स्कूल भेजते हैं अपने बच्चों को, बच्चे इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? फला युद्ध इस सन सन में पढ़ा गया, फिर इनके बीच हुआ। हाँ, ये सब युद्ध हम पढ़ते हैं। पूरा इतिहास युद्धों से भरा हुआ। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा स्कूल में? पढ़ा है, कोई काम के नहीं है। ठीक है ना। तो भौतिकवादी दृष्टि का सामाजिक परिणाम संघर्ष और युद्ध, और संघर्ष को हमने खूब
इसकी महिमा मंडन किया है। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। संघर्ष का मतलब क्या है कि भाई जिसके पास सत्ता उसे सत्ता छीनो, है ना। तो कभी कोई वर्ग संघर्ष करके सत्ता को पाता है, कभी कोई वर्ग का पाता है। तो थोड़े दिन में हो जाता है कि किसी वर्ग के पास लंबे समय तक रहती है, फिर दूसरे लोग करते हैं, फिर उसमें तो उसकी सब कथा कहानियां कैसे उसमें आंदोलन होते हैं, वो होते हैं, सत्ता परिवर्तन, सत्ता व्यवस्था परिवर्तन, ये सब डिबेट्स चलती रहती है समाज में। इस पूरी चर्चा से जो देखने वाली बात है, क्या आपका जीने का कार्यक्रम सुविधा संग्रह का है, ये बात को देखना चाहिए। अगर आप क्योंकि जो कार्यक्रम है उसको हम बोलते हैं, जो हम कर रहे हैं उसको बोलते हैं आचरण। तो हमारा जो जीने का कार्यक्रम यानी हमारा जो आचरण है, अगर वो सुविधा संग्रह के अर्थ में है, तो हमारा जो दर्शन है वो भौतिकवादी दर्शन है। इसको हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। कैसे? हम अपने आचरण को देख रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। अगर हम सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं और संग्रह के अर्थ में जी रहे हैं, तो हमारा दर्शन भी भौतिकवादी है। ये दूसरे के लिए बात नहीं हो रही है, इधर अपने को जांचने परखने के लिए बात हो रही है। और अगर मेरा जीने का कार्य सुविधा संग्रह का बना हुआ है, तो इसका मतलब मैं भी संघर्ष युद्ध के अंदर भागीदार हूं। तो जो धरती के ऊपर जो भी दुष्परिणाम आ रहे हैं, उसमें मैंने भी कुछ योगदान किया। ठीक है? ये दूसरों के लिए बात नहीं हो रही, अपने को देखने के लिए बात है कि मैं कहां खड़ा। ठीक है? क्योंकि कल जब बात हो रही थी भौतिकवाद की और आदर्शवाद की, तो आप देखिएगा उसमें जब हम बात कर रहे होते हैं तब हम अधिकतर आदर्शवाद के पक्षधर हो जाते हैं और भौतिकवाद को नकार रहे होते हैं, है ना। सोच विचार के टाइम पे, विश्लेषण के टाइम पे, और जीने की असलियत को देखेंगे तो कहाँ खड़े हैं? भौतिकवाद। तो ये देखना ना ईमानदारी से बहुत जरूरी है, ये देखना। फिर अगला आगे चलते। तो इसका परिणाम तो व्यक्तिवाद, संघर्ष और युद्ध, सबको अपनी अपनी करनी है, इसलिए व्यक्तिवादी। आपको कौन बोल रहा था उस दिन? बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये इसका सिद्धांत निकल के आता है। इसलिए व्यक्तिवाद को स्थापित होता है, संघर्ष होता है और युद्ध होता है। एक हो जाए। ठीक है, अब आते हैं हम अगले मुद्दे पे। ये तीनों प्रश्नों के उत्तर, कौन से तीन प्रश्न थे? मैं क्या हूं,
संसार क्या है और सुखपूर्वक जीना क्या है, इसके उत्तर आदर्शवाद ने क्या दिए वो भी देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले ये जो भौतिकवाद है ये तर्क संगत है। इसका क्या कारण है बोलने का? पर प्रयोजन विहीन है। पूरा लगा दीजिए इसको पूरा लगा दीजिए। सफोकेशन हो जाती है। तर्क संगत भौतिकवाद जो है इसको हम बोल रहे हैं तर्क संगत। तर्क का अर्थ क्या होता है? जब हम किसी घटना के कारण को पहचान पाते हैं या हम बताते हुए किसी भी घटना के कारणों को बता पाते हैं, यानी क्रिया और कारण, इसका जो कनेक्शन है इसको देख पाते हैं, है ना। जैसे हम बोलें कि बीज है, बीज से वृक्ष पैदा होता है, तो किसी वृक्ष का कारण उसका बीज है ना। बीज को जब हम मिट्टी में उसके आवश्यक वातावरण देते हैं तो उसमें से वृक्ष निकल के आता है ना। तो क्योंकि भौतिकवादी जो हैं वो इंद्रियों से संसार को देखते हैं, तो वो प्रकृति को अध्ययन करते हैं, है ना। तो आपने फिजिक्स के रूप में, केमिस्ट्री के रूप में, बायोलॉजी के रूप में संसार का अध्ययन किया, स्कूल में कॉलेज में बच्चों को कराते हैं, है ना। वैज्ञानिक लोग इसी विधि से करते हैं। तो जब हम भौतिक संसार का अध्ययन करते हैं तो भौतिक क्रियाओं को देखते हैं और उसमें हर क्रिया के कारण को पहचान लेते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत सारा कुछ हमने पहचान लिया, उसको बच्चों को पढ़ा लेते हैं, बता लेते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं। इस आधार पे हम क्या कह रहे हैं, ये तर्क संगत है। क्योंकि इसमें हम किसी चीज को बोले कि जैसे ये जो अमरूद का पेड़ है ये अमरूद के बीज से पैदा होता है, या आंवले का पेड़ आंवले के बीज से पैदा होता है, तो इसको कोई जांचना परखना चाहे अगली पीढ़ी का बच्चा, तो वो बीज को लेगा, जमीन में डालेगा और देखेगा पेड़ निकला है, जांच लिया, तो ये तर्क संगत हो गया। ठीक है ना। तर्क संगत होने का मतलब है कि क्रिया और कारण को सुन के मैं उसको परख के देख सकता हूं कि हाँ ऐसा है कि नहीं है। इसको बोलते हैं तर्क संगत होना। ठीक है। तो भौतिकवाद जो है तर्क संगत है, उसके अंदर जो बात वो बोल रहे हैं उसके अंदर कुछ ना कोई आपस में तालमेल है, तो क्रम से है, चीजों को तर्क से जोड़ के बताया जा सकता है। लेकिन ये जो बातें हम बता रहे हैं इससे कोई मानव के लिए कोई प्रयोजन निकल के आता हो, ऐसा कुछ नहीं। उसका क्या कारण है? क्योंकि उनको संसार में कोई दिशा या संसार में कोई प्रयोजन, ऐसी कोई बात को भौतिकवाद कहता नहीं, मानता नहीं। तो बोलते जो कुछ हुआ, जो हो रहा है सब ठीक है, सबका सही अपना अपना होता है, यहां पे खड़े हो जाते हैं, है ना। और ये भी बोलते हैं कि भाई देखो, अगर आप देखें भौतिकवादी विधि से या संसार में, तो युद्ध करने का भी तर्क है और युद्ध ना करने का भी तर्क है। ठीक है। मांसाहार करने का भी तर्क है और शाकाहार करने का भी तर्क है। ठीक है। फिर सेवा करने का भी तर्क है, शोषण करने का भी तर्क है। ये सब तर्क है भौतिकवादी विधि से। तो उसमें क्या बोला, कौन सा सही है? बोला कोई सही नहीं है, सब सही है, जिसको जो अनुकूल है वो कर लो। जबकि आदर्शवाद हमेशा बोलता नहीं, सही गलत को पहले ठीक पहना चाहो, ये सही कैसे हो सकता है, ये गलत कैसे हो सकता है ना। इधर सब सही है, कुछ भी कर लो, जिसकी जो चल जाए। तो चलने का आधार क्या है? जिसकी जो ताकत है। तो ताकतवर जो भी करेगा वो सब सही है। अभी तो ऐसा है इसका स्वरूप। तो ये तर्क संगत है पर प्रयोजन विहीन है। प्रयोजन का आशय होता है ऐसा उद्देश्य जिसमें सबका भला हो। तो मानव जाति का प्रयोजन यानी पूरी मानव जाति का भला हो, ऐसी कोई दिशा भौतिकवाद नहीं देता है। भौतिकवाद क्या देता है? जो बलवान है उसका भला होगा, जो ताकतवर है उसका भला होगा, बस इतना देता है। कमजोर का भला होने की कोई बात नहीं है उसमें। जबकि आदर्शवाद के अंदर सर्व मानव का ना, विश्व भर का भला हो, विश्व एक कुटुंब है, सबको जीने का हक है, ऐसी सब बातें आती हैं उसके अंदर। तो आदर्शवाद उस बात को बोलता है। तो आदर्शवाद में प्रयोजन है, पर आदर्शवाद की समस्या क्या है? वो तर्क संगत नहीं है।
उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको कोई अगली पीढ़ी को हम बताएं ऐसा है और उसको वो जांच ले। उसमें केवल मान्यताएं हैं, आस्थाएं हैं। मानोगे तो चलेगी कहानी, नहीं मानोगे तो नहीं चलेगी। ईश्वर को तो मानना ही पड़ता है, उसमें तर्क नहीं कर सकते। ये सब बातें उसमें है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? जैसे भौतिकवाद में प्रयोजन भी है, हाँ, आदर्शवाद में है इस चीज की प्रयोजन, आदर्शवाद में प्रयोजन है, तर्क नहीं है। तर्क नहीं। इसमें तर्क है, प्रयोजन नहीं है। क्लियर कोई नहीं। दोनों में कोई एक चीज है, दूसरी चीज नहीं है। तभी तो आदर्शवाद में क्या बताया है? मैं क्या हूं? मैं तो आत्मा बताया। ठीक है, सर प्रयोजन को जरा सा डिस्क्राइब कर दीजिए। प्रयोजन वो उद्देश्य जिसमें सर्वशुभ हो, जिसमें सबका भला हो। उद्देश्य ही है, पर व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं है, सार्वभौमिक उद्देश्य। यानी कोई भी मानव होगा, जैसे हमने कल बात की थी, मानव परंपरा का संरक्षण, यह मानव का प्रयोजन है। तो मानव परंपरा के संरक्षण में सर्व मानव का संरक्षण होना चाहिए। तो हमारा कोई भी कृत्य, हमारा कोई भी कार्य किसी भी मानव को नुकसान पहुंचाने के लिए ना हो, है ना। तो उससे दिशा मिलती है। भौतिकवाद में कोई दिशा नहीं मिलती है। तो अगर शोषण करके अगर हमारा काम चलता हो, शोषण कर लो। युद्ध करके चलता हो, युद्ध कर लो। हत्या करके चलता हो तो हत्या कर लो। तो भौतिकवादी विधियां हैं। उधर ऐसा नहीं कहते हत्या करने जाओ, पर हत्या करने वाले के लिए भी जस्टिफिकेशन है बहुत सारे। युद्ध करने के लिए तो पूरे हैं ही जस्टिफिकेशन, सारे के सारे युद्ध के लिए कारण बताते ही रहते हैं वो लोग। जैसे भौतिकवाद ने कह दिया कि कोई भी सोल्यूशन है तो युद्ध से होगा, ठीक है सर। नहीं, मतलब जब बातें फंसेगी तो युद्ध होगा, और युद्ध में जो ताकतवर है वो जो तय करेगा वो होगा। युद्ध करने में बहुत विनाश होता है, इसलिए वो जल्दी से युद्ध में नहीं कूदते। पहले तो वही पूरा वो आता है ना, द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध, वो क्रम से चलता है। साम दाम दंड भेद ये सब इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें मैं को क्या बताया है आदर्शवाद में? मैं आत्मा। संसार को क्या बताया है? ये माया है, मिथ्या है ना। ये एक ब्रह्म वाक्य प्रसिद्ध है ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। और सुख क्या है? मोक्ष ही परम सुख है। मोक्ष क्या चीज होती है? तो उनका कहना है उसके अंदर, ये जो मैं रूपी आत्मा है, ये संसार रूपी माया में फंस गई है ना। और इसके फंसने का कारण ये शरीर है। ये जो शरीर को बार बार धारण करता है, इससे ये इस संसार में फंसा रहता है। और मोक्ष ये क्या है? इस मृत्यु और जन्म के चक्र से मुक्त हो जाना। मैं का अपना अकेले होने के, मैं हूं, इस बात का जो उसमें भ्रम है, इस भ्रम का टूट जाना। यानी मैं नहीं हूं, मैं परमात्मा ही हूं, इस बात में हो जाना। इसी को बोला मैं आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना, इसको मोक्ष का है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। उसका कहना यही है कि जो आत्मा है वो पदार्थ नहीं है, वो कोई शक्ति पुंज है। जिसको ये भ्रम हो गया है कि ये संसार है, और इस भ्रम का कारण उसके शरीर के साथ जुड़ना है, और उसकी जो शरीर में जो संवेदनाएं हैं उसके मोह में वो इसमें संसार के बंधन में फंसा रहता है। मोक्ष इस संसार के बंधन से मुक्ति का नाम मोक्ष है। इस संसार से मुक्ति के लिए इस आत्मा को अपने परम स्वरूप यानी परमात्मा को पहचानना होता है। इससे आत्मा का विलय हो जाता है परमात्मा में। इसका नाम दिया है मोक्ष। हाँ, बैठती। ठीक है ना, इसको मोक्ष बताया।
अब मोक्ष बढ़िया हो गया, परम सुख हो गया मोक्ष। मोक्ष किसको मिलेगा? तो बिरला ही योगी होगा जिसको मोक्ष मिलेगा, हर किसी को नहीं मिल पाएगा। उसके लिए बहुत बड़ी लिस्ट है कि उसकी पहले मतलब क्या क्या योग्यताएं उसके अंदर होनी चाहिए, किस कुल में जन्म लेगा, किस प्रकार के संस्कार होंगे, किस प्रकार का उसका आचरण होगा, तो जाके वो सन्यास ले सकता है। और सन्यासी जितने होते हैं उनमें से भी लाखों में एक को जाके मोक्ष होगा। तो पहले तो हर कोई सन्यासी नहीं हो सकता, जो सन्यासी होंगे उनमें से भी जो ईमानदारी से तपस्या करेंगे उनमें से भी हजारों लाखों में से किसी एक को मोक्ष मिलेगा। ऐसी बात उसमें बताते हैं आदर्शवाद। निश्चित मिल ही जाएगी मोक्ष? ऐसा कोई निश्चित कुछ नहीं है, तो बताते हैं इस बात को। अब आपको कॉलेज भेजते हैं, भाई आप जाओ पढ़ाई करोगे तो डिग्री मिल जाएगी, इसमें निश्चित थोड़ी ना, पढ़ाई करोगे अच्छे से तो पास होगे तो डिग्री मिलेगी ना। तो उसका भी जो क्रम है उसको पास करोगे, उसकी योग्यता को पाओगे तो जाके होगा वो काम। ये बात है। वो योग्यता पाना बहुत आसान काम नहीं है, सरल काम नहीं है, उसके लिए खूब पापड़ बेलने पड़ते हैं, है ना। ग्रंथों में ऐसा लिखा है कई कई जन्मों तक करना पड़ता है उसके लिए प्रयास, तब जाके मिलता है। ठीक है, तो मोक्ष तो किसी बिरला योगी को मिलेगा जो कि सन्यासी होगा। तो बाकी लोग का सुख कहां से आएगा? तो जिस समय ये बात को प्रस्तावित किया गया उसके कुछ समय बाद कुछ बुद्धिजीवियों ने इस बात को पूछा है, और ये सब धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातें बता रहा हूं। तो उन्होंने बोला, उस समय के बुद्धिजीवियों को जवाब दिया कि बाकी जो लोग हैं वो संसारी, तो आदर्शवाद में दो प्रकार के लोग हैं। संसार के में जीते हुए, संसार के कर्तव्यों का पालन करते हुए लोगों को संसारी लोग कहा। संसार की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर जो केवल तप साधना आराधना में मग्न हो जाएंगे उनको सन्यासी कहा। ऐसे दो विभाजन है उसके अंदर। ठीक है, तो सन्यास लेने वाले बहुत कम होते हैं, है ना, और उसमें से जो तपस्या करने में सफल होंगे वो बहुत कम संख्या बताया है। तो बाकी जो संसारी लोग हैं उनका सुख कहां से आएगा, ये प्रश्न बुद्धिजीवी ने बोला। तो इसका उत्तर बताया गया उनको भक्ति करो कि ये सेवा करने से। किसकी सेवा? सन्यासियों की सेवा करने से। तो इस पर बुद्धिजीवी ने पूछा, सन्यासी की सेवा करने से हमें क्या मिलेगा? तो बताया आपका पुण्य अर्जन होगा, आपको पुण्य मिलेगा। तो पूछा पुण्य क्या होता है, उससे क्या मिलेगा? तो बताया जिसके पास पुण्य अधिक होगा मरने के बाद उसे स्वर्ग मिलेगा। ठीक है, तो संसारी व्यक्ति के लिए जो लक्ष्य हो गया स्वर्ग पाना हो गया। स्वर्ग पाने के लिए उसे पुण्य अर्जन करना है, पुण्य अर्जन करने के लिए उसे सन्यासियों की सेवा करनी है ना। तो उसके लिए उनके लिए जो भी धर्मशालाएं बनानी है, खाना पीना, ये सब चीजें। हाँ भैया क्या करें? यहाँ तक ये बात सही है कि हमको स्वर्ग नरक वाला व्यवस्था में सांसारिक, और जो सन्यासी के लिए हुआ उन्हें मोक्ष हुआ, तो स्वर्ग नरक के लिए भी परिकल्पना करके स्वर्ग में ये मिलता है नरक में ये मिलता है, तो वो। लेकिन मोक्ष वालों के लिए फिर क्या प्रयोजन? मोक्ष वाले तो मुक्त हो जाएंगे, परम उसमें पहुंच गए स्थिति में, परम धाम। वो तो मुक्त हो गए। फिर वो तो कह रहे हैं आत्मा फिर शरीर भी नहीं धारण करेगी। हाँ खत्म, उनका संसार से कोई लेना देना नहीं। संसार तो भ्रम है ही ना, वो तो पहले ही बोल दे पहली लाइन में, संसार क्या माया। माने उनको फिर संसार में ना आना पड़े, इसलिए संसार से मुक्त हो गए, बिल्कुल मुक्त हो गए, संसार तो है ही नहीं, यही तो कहना है उसका अर्थ। हमारे ये कहना था इसमें कि जैसे आदर्शवाद में एक संसारी और एक सन्यासी त्यागी, तो सन्यासी त्यागी कैसे गैर संसारी हो गए? वही यहाँ संसार जो गृहस्थ जीवन से निकल के वो गए, वहाँ मठ मंदिर में बीत गए करने लगे, तो वो भी तो संसारी हुए ना। देखिए यहाँ पे बात जब हम करते हैं ना, तब हम बात करते हैं कि जो उसके जो ईमानदार लोग कैसे करेंगे। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो सन्यासी का चोगा पहन के सब संसारी कामों में लगे रहते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन ऐसे भी तो ईमानदार लोग हैं ही इस परंपरा में, जो कि एकदम ईमानदारी से सन्यास लिए हैं और अपनी तप साधना में चले गए, पहाड़ों में चले गए, जंगल में चले गए, गुफा में बैठ गए, अपनी साधना में लीन हो गए। क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं कि वो यहाँ छोड़ के व्यवस्था हाँ, वो छोड़ के टीवी पे आने वाले तो वही सब है जिसकी बात आप कर रहे हैं।
तो टीवी वाले कोई वो नहीं है, उसको छोड़ दो। आप हम सबको तो जो देखने को मिलता है वो टीवी वाले देखने को मिलता है, तो व्यवसाय हो गया। वो तो अलग चीज है, उसको छोड़ दो, वो तो ईमानदार लोग नहीं है। पर किसी भी विधा का जब आप समीक्षा करेंगे तब उसके ईमानदार लोगों के आधार पे करनी चाहिए, उसके बेईमान लोगों के आधार पे नहीं करनी चाहिए। विज्ञान की भी या भौतिकवाद की भी अगर समीक्षा करेंगे तो ईमानदार वैज्ञानिकों के आधार पे करनी चाहिए, बेईमान लोगों के आधार पे नहीं करनी चाहिए। ऐसी आदर्शवाद की अगर आप समीक्षा करेंगे तो ईमानदार आदर्शवादियों के आधार पे करनी चाहिए। उसका बेस्ट सैंपल लीजिए ना, उसका घटिया सैंपल मत लीजिए। ठीक है। तो संसारी लोगों के लिए प्रेरणा क्या होगा? स्वर्ग के लिए प्रयास करो। मैंने सुना है आप लोगों को, ये करोगे तो पाप मिलेगा, फिर स्वर्ग नहीं मिलेगा, नरक मिलेगा, ये सब सुना ही होगा। तो उस समय के बुद्धिजीवियों ने फिर पूछ डाला, ये स्वर्ग क्या होता है? स्वाभाविक प्रश्न है, स्वर्ग क्या है? तो स्वर्ग की क्या कल्पनाएं बताई गई हैं, आप लोगों ने भी सुनी होगी। सोमरस मिलता है, अप्सराएं मिलती है, महल मिलते हैं, गर्म पानी पिलाया जाता है। तो जितनी भी भोगने की सर्वश्रेष्ठ कल्पनाएं आप कर सकते हैं वो सब स्वर्ग में मिलती है। ठीक है। स्वर्ग क्या है? भोगने की जो सर्वश्रेष्ठ आप कल्पना कर सकते हो वो सब स्वर्ग में मिलता है। तो जो बाजू में बैठे हुए भौतिकवादी थे वो धीरे से बोले कान में, तुम मरने के बाद भोगोगे, हम तो जीते जी ये सब कर रहे हैं। ये बात है, इसलिए बहुत सारे संसारी आदर्शवादियों का पलायन हो गया भौतिकवाद में। आज इसलिए तो हो गया, आप लोग पूछते हैं कैसे हो गया ये, जो आप इस कारण से हो गया कि मरने के बाद किसने देखा है मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो जीते जी कर लो। दीपक भाई आपके प्रश्न का उत्तर ऐसा है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हाँ, ठीक है ना। तो इसमें जीने का कार्यक्रम, जो ईमानदार व्यक्ति है, संसारी हो या सन्यासी हो, उसके लिए भक्ति और विरक्ति। भक्ति किसकी? ईश्वर की। विरक्त किससे होना है? संसार से। संसार से विरक्त होने का मतलब समाज से विरक्त हो जाना, परिवार से, संबंधों से, सबसे तटस्थ रहना है। कुछ भी होता रहे, आपको विचलित नहीं होना है। इसको कहते हैं विरक्ति भाव। इसकी चरम सीमा कैसे पहुंचते हैं? धीरे धीरे संबंधों से, संसार से विरक्त होते होते आप अकेले हो गए। अब अपने शरीर से भी विरक्त हो जाना। शरीर में दर्द हो रहा है, इसको भी छोड़ देना है। बीमार हो रहा है, रोग हो रहा है, गल रहा है, सड़ रहा है, उसको त्याग देना है स्वेच्छा से। यहां तक जाते हैं। तो भक्ति और विरक्ति इसमें जीने का कार्यक्रम निकलता है। अब दोनों बातों को सुन के, भौतिकवाद के जीने के कार्यक्रम और आदर्शवाद के जीने के कार्यक्रम को, अब आप अपने को प्लेस कर सकते हैं अपने जीने के कार्यक्रम को देख के कि आप किस पाले में जी रहे हो। आप किस पाले में अपने को सोचते हो, वो बात नहीं कह रहा। किस पाले में जी रहे हो, अपने जीने के कार्यक्रम को देख लीजिए। आप सुविधा संग्रह में जी रहे हो या भक्ति विरक्ति में जी रहे हो, ये बताने की जरूरत नहीं है। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये तो आपके मतलब की बात है। क्योंकि इसमें आपको ये दिखेगा, हम सोचते हैं हम इस पाले में हैं, पर असलियत में हम कहां जी रहे हैं, ये दिख जाएगा। ठीक है। इसका सामाजिक परिणाम क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि देखिए, जो आदर्शवाद है उसके अंदर तर्क नहीं है। ये बात हमारी हो गई। तर्क ना होने का कारण क्या है? दो कारण है। एक तो आदर्शवाद में बोला कि जो कुछ भी इंद्रिय गोचर है, यानी जो भी इंद्रियों से पता चलता है, ये सब भ्रम है, यानी झूठ है, माया है ना। क्योंकि जो भी इंद्रियों की सीमा में आता है ये परिवर्तनशील है। उनका तर्क क्या था इसमें कि जो सत्य होता है वो नित्य होता है, सत्य सदा सदा होता है और परिवर्तन नहीं होता सत्य में। अगर सच जो है बदल जाए तो वो सच क्या हुआ?
सच तो शाश्वत होता है, कभी बदलता नहीं। तो अब जो इंद्रियों से चीजें पहचान में आती है ना, वो तो परिवर्तनशील है। पेड़ को देखिए बदल रहा है, शरीर को देखिए बदल रहा है, मिट्टी को देखिए बदल रही है, हवा, पानी, जितनी भी प्रकार की चीजें आप इंद्रियों से देखते हैं ये निरंतर परिवर्तनशील है। तो इस आधार पे उन्होंने निष्कर्ष निकाला, क्योंकि ये परिवर्तनशील है, ये अनित्य है, इसलिए ये सत्य नहीं है, इसलिए माया है। ऐसे इस निष्कर्ष पर आए। ठीक है, तो फिर सत्य कैसे पता चलेगा? तो बोला सत्य तो इंद्रियों से परे है, उसका तो अनुभव ही करना पड़ता है, तप से, साधना से, जो भी उसका बताया तरीका, भक्ति से। अब वो जो सत्य है वो उसको एक भाषा दी थी अव्यक्त, यानी वो छुपा हुआ है, यानी इंद्रियों की सीमा में नहीं आता, इसलिए छुपा हुआ है, इसलिए वो रहस्य में हो गया, अव्यक्त हो गया। और अनिर्वचनीय है, यानी उसको बताया भी नहीं जा सकता। तो किसी ने ईश्वर का अनुभव कर लिया, ईश्वरी मूल सत्य बताया उसने, वो ईश्वर को बता नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया? अब संसार में जो लोग हैं, ईश्वर क्या है ये तो प्रश्न बना ही हुआ है ना उनके अंदर। आदर्शवाद ने बोला सत्य ईश्वर है, ईश्वर क्या है ये प्रश्न है। तो किसी ने बोल दिया ईश्वर निराकार है, ठीक है, तो दूसरे ने बोला नहीं, ईश्वर तो साकार है। तो ईश्वर की जो परिकल्पना की गई संसार में, उसके अंदर कोई एक रूपता नहीं थी, क्योंकि वो तर्क संगत नहीं था, मान्यता ही थी, आस्था के आधार पर था। आस्था का स्वभाव यह होता है वो एक समान नहीं होता, आस्थाओं में विविधता होती है। तो ईश्वर है, ईश्वर है, दोनों मानते हैं, पर एक बोलता है ईश्वर साकार है, दूसरा बोलता है नहीं निराकार है। ठीक है भाई, तो साकार वाला साकार पथ पे चल दिया, निराकार वाला निराकार के पथ पे चल दिया। और साकार वाला बोला ये मानव के रूप में है, तो दूसरा साकार वाला बोला नहीं, मानव के रूप में नहीं है। तो जो मानव मानते हैं वो उस पथ पे चल दिए, जो मानव नहीं मानते वो दूसरे पथ पे चल दिए। फिर जो मानव मानते हैं उसमें से कुछ ने बोला ये तो पुरुष के स्वरूप में है, दूसरे बोले नहीं ये तो स्त्री के स्वरूप में है। फिर कुछ और हो गए, बोलते हैं नहीं वृद्ध के रूप में है, दूसरे बोले नहीं ये तो जवान के रूप में है, नहीं ये तो बच्चे के रूप में है। ये जितनी अलग अलग आस्थाएं बनती गई, ये सब एक एक संप्रदाय बनता गया। देखें ये सब संप्रदाय, अब ये जितने अलग संप्रदाय हैं सबके मूल में ऐसा मानते हैं, असली सत्य तो हमें पता है, ये सब भटके हुए बात, सबके अंदर ये मान्यता है। तो संप्रदायों में परस्पर एक विरोधाभास हो। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, इसमें से हमारे संप्रदाय में और अधिक लोग, हमारा बल बढ़े, इसके लिए सब कार्यक्रम चलाते हैं। तो सभी संप्रदाय इस पॉपुलेशन को अपने से जोड़ना चाहते हैं, नए लोगों को बनाना चाहते हैं अपने इसमें, तो इनके अंदर इसके लिए होड़ लग गए, हमारा संप्रदाय में आओ, हमारे में आओ। इसके चलते आपस में संघर्ष शुरू हो गया। जब संघर्ष शुरू होता है तो उसका तो एक ही नियम है, कौन सा? जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी युद्ध। तो जब हमारे बच्चे इतिहास पढ़ने जाते हैं तो इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं फला फला युद्ध हुए, ये युद्ध इस संसाधन के लिए हो, ये युद्ध इन मान्यताओं के लिए हो। आप हिस्ट्री की किताब छोड़ दीजिए, अखबार उठा लीजिए आज का, उसमें बहुत सारे झगड़ों की बात आई होगी। कुछ झगड़े संसाधनों पे होंगे और कुछ झगड़े मान्यताओं को लेकर। देखा अखबार कभी? मंदिर मस्जिद पे हो रही है संबलपुर में। हाँ, रोज क्या है, आज संबलपुर है, कल कुछ है, परसों कुछ है, जी जी महान लोग लग रहा है।
वही मानता के अंतर में वाद विवाद। थोड़ा भाई साहब इस पे विकास डालें क्या, जैसे गीता में कहा क्या, कृष्ण उपदेश दिया जब कि हर जगह में व्याप्त हूँ, कण कण में हूँ, और उसी प्रकार रामायण में भी कहा कि मतलब हाँ हरि व्यापक सर्वत्र जमाना, ऐसी कुछ है तो भाई याद नहीं आ रही, मतलब हर ईश्वर हर जगह व्याप्त है। और जब हम यहाँ इसमें जीवन विद्या में देख रहे हैं तो कि वो इस वैज्ञानिक में चले जाएं, क्योंकि शरीर की रचना है हर तत्व से है, मतलब इसमें सारे तत्व पृथ्वी में जो है उन तत्वों से हमारी सारे तत्वों से नहीं होती है, कुछ तत्वों से। हाँ 5 उसमें 5 उनको अब तत्व नहीं कहा जाता। अच्छा। वो देखिए, वो जो विज्ञान बना था, हमें ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि विज्ञान की जो यात्रा है वो क्रम से आगे बढ़ती गई, उसके अंदर जो सूचनाएं वो बढ़ती गई, क्योंकि हम काफी सारे शोध करते रहे। तो किसी समय पे 5 तत्वों के रूप में अग्नि, जल, वायु, इन सबको हमने पहचाना था, लेकिन अब तो आगे आ गए। अब तो बताते हैं कि भाई इस प्रकार के परमाणुओं से तो चीजें बनी। तो आज की तारीख में अगर तत्वों की बात करेंगे तो विभिन्न प्रकार के जो आपके तात्विक पदार्थ हैं, है ना, जैसे सोना हो गया, लोहा हो गया, है ना, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इन सबको तत्व के रूप में पहचाना जाता है। ये मिट्टी जैसे बोलते हैं, आप मिट्टी ले लीजिए, इधर खेत की ले लीजिए और सड़क के पार दूसरी या तालाब की मिट्टी ले लीजिए, दोनों में अंतर मिलता है ना। तो वो विज्ञान एक समय का था, उस वक्त के लिए उपयुक्त था, आज वो विज्ञान नहीं चालू होता। ठीक है, अब आते हैं आपके मूल बात के ऊपर कि जो ईश्वर के ऊपर जो बोला गया, गीता में बोला गया, रामायण में बोला गया, उस बात को हम आगे जब ईश्वर की बात इधर करेंगे तब कर लेंगे अच्छे से। ठीक है जी भाई। सर मैं ये जो बात कह रहे हैं ना भाई साहब, हाँ। कह रहे हैं पंचभौतिक फिलॉसफी से, हाँ। ये मैंने पढ़ा है अपने सब्जेक्ट में पदार्थ विज्ञान में। तो आप कह रहे हैं कि ये आज रेलेवेंट नहीं है, ये कभी रेलेवेंट था। हाँ। अगर हम मैं इस चीज़ से, आपकी इस बात से थोड़ा सा मेरे को डाउट हो रहा है कि आप शायद मेरे हिसाब से ठीक नहीं कह रहे हैं जी, क्योंकि जो पांच वो 5 पदार्थ नहीं है सर, पंच महाभूत है। हाँ ठीक है। महाभूत मीन्स दे आर समथिंग विच आर कंपोज्ड ऑफ समथिंग। बताइए। और जैसे हम कह रहे हैं कि हमने एलिमेंट्स अलग अलग ढूंढ लिए, उनसे बनी हुई है, फिर वो 5 की संख्या कहीं और चली गई। अब हम पृथ्वी देखते हैं, ठीक है। हाँ। उसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि जिन्हें हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जिन्हें आज हम इन्यूमरेट करते हैं। पृथ्वी मतलब मिट्टी, ठीक है। वायु में एक ही गैस नहीं है या एक ही मॉलिक्यूल नहीं है, उसमें डिफरेंट है। जल है, जल में नाना प्रकार की ऐसी चीजें, सिर्फ H2O नहीं है जिसे हम जल मानते हैं, वो सिर्फ H2O नहीं है, उसमें मिनरल्स भी हैं, ठीक है। तो आकाश है, ठीक है, अग्नि है, फायर में उसका कंबस्शन जो है वो किस किस चीज़ से हो रहा है, उसमें से कौन कौन सी गैसेस एमिट हो रही हैं, वो चीज़ें जो फिलॉसफी थी उसे हम शायद रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। मैं रिजेक्ट करने की बात नहीं कर रहा, मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि उसकी जो सीमा है वो सीमित है। वो आज की डेट में मान लीजिए किसी को कैंसर हो जाता है ना, वो पंचभूत वाले विज्ञान पे अधिकतर तो इलाज इससे नहीं हो रहा है। जो अभी जितनी रिपोर्ट आती हैं, सब कुछ देखते हैं, जिसको कोई क्रॉनिक बीमारी हो जाए है ना, वो अलग प्रकार से इलाज कराते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये इलाज काम नहीं करते, जिन बीमारियां उस समय प्रचलित थी, उस प्रकार के रोग थे, उसके लिए उनकी सीमा आज भी है। आपके सामान्य दिनचर्या की बीमारियां हो, जो खांसी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द, सर्द, इस सब में इन सबसे बढ़िया फायदा होता है, हम भी लेते हैं, करवाते हैं। लेकिन जब कोई बीमारी बहुत किसी तरीके की ट्यूमर हो जाए, कुछ हो जाए, सर्जरी की जरूरत, सर फट जाए, तो उसके लिए हमारे को फिर दूसरी चीजों में जाना पड़ता है। तो हर विधा की कोई सीमा होती है, इस बात को कह रहे हैं। हर विधा हर समय हर जगह पे काम करेगी, इलाज वाली जो भौतिक क्रियाएं हैं, ऐसा नहीं होता। इसका कहने का मतलब नहीं है कि अभी मेडिकल साइंस ने सब उत्तर पा लिए या सब इलाज ठीक से कर रहे हैं, वहां पे भी बहुत सारी सीमाएं आ गई हैं।
देख रहे हैं। और ये सीमाएं हमेशा रहेंगी, जितनी प्रगति होती रहेगी उसके साथ और नई नई सीमा पता चलती रहेगी। भौतिक संसार के साथ ये सीमा लगी ही रहती है हमेशा, क्योंकि भौतिक वस्तु स्वयं में सीमित है, उस सीमा के साथ ही होता है। ठीक, तो हम जो बात कर रहे हैं इधर, इसका जो सामाजिक परिणाम, क्योंकि इसमें संप्रदाय बने इसलिए समुदायवाद को इसके अंदर प्रोत्साहन मिला। भौतिकवाद में व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन मिला। वहां पे एक व्यक्ति अपनी सोचता है, अकेले अकेले सोचते हैं, यहाँ पे ग्रुप में, जुट में सोचते हैं, है ना। तो उसकी पहचान की बात करते हैं, हर कोई अपने कुल की बात करता है, मेरे कुल का, है ना, अक्षुण्णता हो, वो हमेशा बना रहे, दूसरे कुलों का नाश हो, ऐसा उसमें समाया रहता है। हाँ, मेरे शत्रुओं का नाश हो, ये कामना होती है ना, कई बार पढ़ी होगी, सुनी होगी मंत्र जाप में, ये सब। तो ये सब चीजें उसके अंदर हैं, इसलिए इसमें समुदायवाद की बात निकल के आती है। और संघर्ष और युद्ध तो है ही बात में। ये संघर्ष और युद्ध सन्यासियों के लिए नहीं कह रहा, जो ईमानदार सन्यासी, वो तो अपनी साधना में लीन हो गए, वो तो कुछ संसार के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे। ये तो संसारी लोगों के बीच की जो घटनाक्रम है उसके बारे में बात चल रही है। ठीक है। अब जो मनुष्य है, आप और मैं जैसे सामान्य व्यक्ति, ये तो मानव रूप में जीना चाहता है ना, मनुष्य रूप में जीना चाहता है। इसके अंदर मृत्यु के बाद क्या होगा और जन्म से पहले क्या होगा, ये सब बातों में बहुत कुछ हम जांच परख नहीं कर सकते। और इसके बारे में हमको तो चाहिए आज की रोजमर्रा की जिंदगी में सुख कैसे मिले, है ना। भौतिकवाद ने जो भोगने का सुख दिया, उस भोग से तो हम रोगी हो गए, ये भी दिख रहा है, ये भी काम नहीं चल रहा। इसके चलते हुए हम परेशान भी हो गए, लड़ाई झगड़े बढ़ गए, युद्ध बढ़ गया, व्यक्तिवाद बढ़ गया, टूटन आ गई, ये सब भी दिख रहा है। तो मानव के सुखी होने का क्या आधार बना? जीते जी मानव के रूप में जीते हुए मानव के जैसे कैसे सुखी हो, ये हमारे लिए प्रश्न बनता है। बनता है कि नहीं बनता, है ना। भौतिकवादी सुख जिसमें हम काफी कुछ कर चुके हैं या कर रहे हैं, ये तो दिखता है, ये अभी तो कुछ और विकल्प नहीं है इसलिए यही कर रहे हैं, पर इसमें निकल तो नहीं रहा। आप हम अपने यात्राओं को देखिए, हमारे पास जितने संसाधन 5 साल पहले थे उससे अधिक आज है, या आज से 10 साल पहले जितने थे उससे अधिक आज है। मन की स्थिति बेहतर है, वैसी ही है, बिगड़ गई है, ये सब अपने आप में देखने की बात है। संबंधों की स्थिति, समाज की स्थिति, सामाजिकता की स्थिति, तालमेल की स्थिति, तो ये दिखता है सब बिगड़ रही, यहां पे हम फंसे। तो मानव जाति के अंदर संघर्ष और युद्ध प्रचलित है, पर मजेदार बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को जब वो निरावेशित स्थिति में होता है, जब वो सामान्य स्थिति में होता है, तब उसे संघर्ष और युद्ध स्वीकार नहीं होता। झगड़ा हमें स्वीकार नहीं होता जब हम शांत हो, जब हम परेशान हो, दुखी हो, कोई तंग हो, तब तो झगड़े की पक्षधर हो जाते थोड़ी देर के लिए। लेकिन सामान्य स्थिति में जब ठंडे दिमाग से होते हैं, तब हमारे को झगड़ा टंटा पसंद नहीं है, इससे मुक्त होना चाहते हैं, इससे बचना चाहते हैं। ठीक है। तो मैं मान लूं कि आप लोग भी झगड़े से बचना चाहते हैं, ऐसा मानना ठीक रहेगा? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है, झगड़ा टंटा सब ठीक लगता है आपको, तो फिर आगे वाला तीसरा चश्मा नहीं दोगे, फिर तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इससे काम चल ही रहा है। तो इन दोनों के विकल्प के रूप में तीसरी वाली बात, अब जो कल आप बार बार पूछे, तीसरा वाला भी तो बताओ, है ना। ठीक है। ये दोनों प्रचलित हैं। प्रचलित होने का मतलब ये चल रहे हैं, लागू है ना, अभी से, अभी स्थापित है। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो प्रस्तावित है, इसका नाम है सह अस्तित्ववाद, है ना। जीवन विद्या, सह अस्तित्ववाद, मध्यस्थ दर्शन, 3 नाम आपके सामने आएंगे एक ही बात के लिए। तो यहाँ पे वाद के रूप में इन दोनों भौतिकवाद और आदर्शवाद के विकल्प के रूप में यहाँ पे सह अस्तित्ववाद को प्रस्तावित किया।
इसमें मैं क्या हूं का उत्तर दिया, मैं मानव हूं, और मानव को बताया जीवन और शरीर का संयुक्त रूप। शरीर को तो हम जानते हैं, जीवन को जानते नहीं, तो जीवन के ऊपर आगे और चर्चा करेंगे। इसको बोलते हैं जीवन ज्ञान। ठीक है। फिर सहअस्तित्व रूपी संसार क्या है, इसका उत्तर दिया ये सहअस्तित्व रूपी व्यवस्था है। इस सहअस्तित्व रूपी व्यवस्था को हम अध्ययन करेंगे, समझेंगे थोड़ा सा इधर। उसको नाम दिया है सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान। ठीक है। सुखपूर्वक जीना क्या है, यहां पे बताया मानवीयतापूर्ण आचरण से जीना ही सुखपूर्वक जीना है। तो मानवीयतापूर्ण आचरण को इसमें समझेंगे, उसको नाम दिया है मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। ठीक है। तो ये 3 बिंदुओं के ऊपर अब हम सहअस्तित्ववाद की व्याख्या करेंगे आगे चल के, है ना। इससे आपको शिविर के आखिर तक ये 3 प्रश्न के उत्तर सहअस्तित्ववादी दृष्टि से मैं क्या हूं, मैं मानव हूं, और मानव का अर्थ क्या है ये समझ में आएगा। संसार क्या है, संसार सहअस्तित्व रूपी व्यवस्था है, ये समझ में आएगा। और सुखपूर्वक जीना मानवीयतापूर्ण आचरण है, तो मानवीयतापूर्ण आचरण में सुख कैसे है ये समझ में आएगा, और मानवीयतापूर्ण आचरण क्या है ये समझ में आएगा। ये सब बातें इसमें पूरी होंगी। ठीक है। अच्छा, ये प्रयोजन सहित तर्क संगत है। इसमें प्रयोजन भी है और तर्क भी है, दोनों, क्योंकि दोनों ही हमारी आवश्यकता है। आप देखिए, चाहे हम परिवार रूप में साथ हैं, चाहे किसी ग्राम रूप में साथ हैं, या किसी छोटे मोटे समूह के साथ हैं, तो हम चाहते हैं हम सब साथ में ही रहें, मिलके चलें। परिवार में जब टूटन आती है, कोई अलग होना चाहता है या झगड़ा होता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो हम चाहते हैं हम मिलके ही चलें, छोटा बड़ा ताकतवर कमजोर सब साथ में चलें। तो सर्व शुभ के अर्थ में हमारे पास कोई लक्ष्य होना चाहिए, इसमें वो लक्ष्य मिलता है। इसकी हमने कल थोड़ी सी बात की थी, मानव परंपरा का संरक्षण, है ना। मानव परंपरा की निरंतरता के अर्थ में हमने बात की थी। इस लक्ष्य को प्रयोजन के रूप में स्वीकारते हैं हम, तो उसके अब इस प्रयोजन को पाने के लिए तर्क हैं सारे। एक अभी हमारे मन में विचार आया जी, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था वो नीचे लिखा जी, उसको देख के कि अभी जैसे कुछ लोग या बोलते हैं कि अखंड भारत बनना चाहिए। जब हमारा समाज ही अखंड नहीं हुआ तो अखंड भारत कैसे बन जाएगा। और फिर इसमें उससे आगे निकल के आई सार्वभौम व्यवस्था, मतलब पूरे संपूर्ण समाज मानव जाति की इसमें निकल के आया। तो ये कमी हमें महसूस हुई कि जो लोग बोल रहे हैं तो ये गलत है। अभी हमारा समाज भी उस व्यवस्था में खड़ा नहीं हुआ और हम अखंड भारत की बात कर रहे हैं। जी, ये जो कामना है अखंडता की, ये अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुई है। अखंडता जो होती है टुकड़े में नहीं होती। धरती स्वयं में अखंड है, हमारी पृथ्वी जो है वो अखंड है। धरती टुकड़ा नहीं, धरती में ही भारत है, धरती में ही सारे देश हैं। देशों की सीमाएं जो हैं ये तो समय के साथ बदलती रहती। आप ही लोग जब इतिहास पढ़े होंगे तो भारत के नक्शे को कितनी बार बदलते हुए देखा है ना। अंग्रेजों का नक्शा देखिए, एक टाइम पे पूरी दुनिया में आधी से ज्यादा दुनिया पे कब्जा था, आज सिमट गए छोटे से उसमें। आज अमेरिका का कब्जा है बहुत सारी जगहों पे। तो ये तो नक्शे तो बदलते रहते हैं समय के साथ, पर पृथ्वी अपने आप में अखंड है। जब तक हम इस पृथ्वी की संदर्भ में सोचना शुरू नहीं करेंगे और मानव जाति के संदर्भ में सोचना नहीं शुरू करेंगे, ये कोई कामनाएं सफल नहीं होने वाली। अखंड होंगे हम तो मानव समाज के रूप में अखंड होंगे। भारतीय समाज, पाकिस्तानी समाज, चीनी समाज, अमेरिका समाज, यूरोपियन, ऐसा नहीं होगा कभी। ये कभी अखंड नहीं हो सकता। ये तो खंड ही है, आप खंडित ही कर रहे हो, खंडित ही कर रहे हो, वही तो निकल के आया इसमें। जी, हमें मानव समाज अखंड चाहिए, संपूर्ण मानव जाति अखंड, उसमें अपने पराये की दूरी दूर हो। तो ये कल्पना ही अपने में भ्रमित कल्पना है। ये बेसिकली ये तो झगड़े की तैयारी है, क्योंकि हम बोलेंगे अखंड भारत, उधर से चीन बोलेगा अखंड चीन, वहां से पाकिस्तान बोलेगा अखंड पाकिस्तान, फिर कोई और बोलेगा अखंड, सब फिर वही वर्ल्ड वॉर पे जाएंगे और कहाँ जाएंगे, क्योंकि सब एक दूसरे के
जिसको आज हमारा कब्जा है उसको पाकिस्तान बोलेगा नहीं, अखंड पाकिस्तान में आता है। आज जिसमें पाकिस्तान चीन का कब्जा हम बोलेंगे अखंड भारत में आता है। चीन बोलेगा जिस हिस्से पे भारत और पाकिस्तान है उत्तर भारत में, इसमें हमारा कब्जा है, ये अखंड चीन। ऐसे सब कल्पना, आप नक्शे देख लो। मैंने एक देखा था अखंड तिब्बत का, उसमें आधा चीन, उत्तर भारत का हिस्सा, पाकिस्तान का हिस्सा, अफगानिस्तान, सब उसमें आता, अखंड तिब्बत में। सब अखंड बनाते। ये जो सोच है ना, जिसकी ये जो राष्ट्रवादी सोच जिसकी बात कर रहे हैं, ये यूरोप में आज से 300 वर्ष पहले पैदा हुई थी, जब वहां पर ये साम्राज्यवाद की शुरुआत हो रही थी, ये जो उद्योगीकरण शुरू हो रहा था और दुनिया के संसाधनों पे कब्जा करने के लिए होड़ लगी हुई थी यूरोप में, वहां से पैदा हुई ये सोच है। इसको आज हम जीने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस रेस में बहुत पीछे हैं, इसमें कभी पहुंच नहीं पाए। ठीक है, करने तो जो कर रहे हैं, अपने को अपना काम करना है। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, इस तक पहुंचना है तो इसके लिए कुछ चीजों को समझ। अस्तित्ववाद या हाँ। अस्तित्ववाद नहीं हो सकता। अस्तित्व का मतलब होता है होने से, सहअस्तित्व का अर्थ होता है साथ साथ होने से। जैसे अस्तित्ववाद अगर होगा तो बोलेगा मैं हूं, आप हो, आप हो, आप हो, सबका अस्तित्व है, ऐसा बोलेंगे अस्तित्ववाद में। एक थ्योरी है ऐसी भी, अस्तित्ववाद की भी थ्योरी है प्रचलित, ठीक है, भौतिकवादी थ्योरी। लेकिन सहअस्तित्ववाद में क्या आशय है? मैं हूं, आपके साथ में हूं, आपके साथ में हूं, आप, हम सब साथ में हैं। मेरा अस्तित्व आपके अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है, ये बात है। आपके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। मिट्टी के बिना, वनस्पतियों के बिना, जीवों के बिना मानव का अस्तित्व नहीं। सब चीजें साथ में हैं, ये मूल भाव है इसके। ठीक है, अकेले का कोई अस्तित्व नहीं है। पहले दिन ही बोला अकेला कुछ होता नहीं है, सब कुछ साथ साथ है। तो अभी जितनी चर्चा इसमें हुई है, पूरा विश्लेषण जो आपके सामने रखा हुआ, इसमें किसी को कुछ पूछना हो, बोलना हो तो स्वागत। बताएं। मौलिक सच्चाई वाली बात बोले, जी, पहले कॉलम में दिया जी, तो ये उसी से कोरिलेशन जी, उसी से, क्योंकि वो सच्चाई को मानते ही 3 प्रश्न खड़े होते हैं। इन 3 प्रश्नों से मानव जाति जूझ रही है। इनके प्रश्न के उत्तर ये 2 प्रकार से मिले अभी तक, है ना, मोटा मोटा देखे तो ये 2 प्रकार से मिले। इनसे तृप्ति नहीं हुई, इससे समाधान नहीं हुआ। तो ये तीसरा जो है प्रस्तावित है। ये जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था हो थोड़ी ना गई है, तो प्रस्ताव है कि समाज ऐसा हो सकता है या धरती ऐसी हो सकती है। अब ये करके देखना होगा होता है कि नहीं होता है ना, कि समाधान समृद्धि पूर्वक जिया जा सकता है नहीं जिया जा सकता है। पहला तो ये जांच पर रखोगे, फिर अगर जी लेते हैं तो उसका परिणाम ये आता है कि नहीं आता है, ये जांच पर रखोगे। थ्योरी है ये इसकी, ऐसा होता है। इस थ्योरी को व्यवहार में लाकर देखना है, जांच परख करनी है कि ऐसा घटित होता है कि नहीं होता। तो निरंतर प्रक्रिया चलते रहेगी जी। जो भी जन्म लेंगे वो उस चीज को, मतलब कभी भी ये बोल नहीं सकते हैं कि हम प्रस्तावित नहीं है, ये तो कभी ये नहीं बोल सकते हैं प्रचलित है। नहीं, तो अगर ये स्थापित हो जाता है, जैसे आज की डेट में भौतिकवादी शिक्षा स्थापित है, हम इसको प्रस्तावित नहीं कहते। भौतिकवाद तो आप स्कूल में जाओ, बच्चे को मिलनी शुरू होती है, घर परिवार में भौतिकवाद सिखाया जाता है। थोड़ा बहुत आदर्शवाद की बातें भी बीच में डाल देते हैं, खाने में नमक के जैसे, है ना, लेकिन अधिकतर तो भौतिकवादी सिखा रहे हैं। ये प्रचलित नहीं है, प्रस्तावित है। नहीं, प्रस्तावित नहीं है, प्रचलित है, ये गलत है। सहअस्तित्ववाद जब स्थापित हो जाएगा तो वो प्रचलित हो जाएगा। ऐसा भी कल्पना तो कर ही सकते हैं, कभी तो हो ही सकता है ऐसा। 10 साल में, 100 साल में, 1000 साल में, लाख साल में, करोड़ साल में, कभी ना कभी हो जाएगा। बचे अगर धरती पे तो।
जी थ्योरी है ईश्वर कण कण में व्याप्त है। हाँ, ये दर्शन कहाँ से मतलब निकल कर आया है? आदर्शवाद वाले बोलते हैं कण कण में व्याप्त है। ये शास्त्र से तो जुड़ा हुआ है। तो ईश्वर में हम बात करेंगे ना, तब बात कर लेंगे। इधर की जो थ्योरी है उसकी मैं एक लाइन बोल देता हूँ। ईश्वर में कण कण व्याप्त है। ईश्वर हर स्थान पे है और कण कण उसमें स्थित है। कण कण ईश्वर में भीगा डूबा घिरा है। ईश्वर सब स्थान पर है, जहां कण है वहां पे भी ईश्वर है, जहां कण नहीं है वहां पे भी ईश्वर है। आप भी कण हो, मैं भी एक कण हूं, हमारे बीच में भी ईश्वर है। पहले हमें ईश्वर दिखता है, फिर इकाई दिखती है। उसको देखेंगे। आदर्शवाद में जो जीवन बताया गया है जी, क्या उसमें आदर्शवाद से जो आत्मा आदर्शवाद में बताया गया है जी, वो भी है उसमें? तो आत्मा शब्द है, बात करेंगे, पर आत्मा का जो सिद्धांत उधर है वैसा सिद्धांत इधर नहीं है। आत्मा शब्द आएगा उसमें, पर सिद्धांत रूप में, सिद्धांतिक रूप में आत्मा की कल्पना तो इसी रूप में है कि वो परमात्मा का अंश है। आदर्शवाद में ऐसा सोचा गया है ना। आत्मा कोई अपने आप में अलग अस्तित्व नहीं है। कम से कम जो वेदांत दर्शन के अंदर जो अद्वैत वाले बोलते हैं वो तो इसी प्रकार से बोलते हैं। कुछ एक दो दर्शन में शायद उसका भी अस्तित्व बताया है, जो चैतन्य इकाई का अलग अस्तित्व होता है और ईश्वर का अलग होता है और प्रकृति का अलग होता है। तो इधर हम चैतन्य इकाई का अस्तित्व अलग बताते हैं ईश्वर के अस्तित्व से, तो उस रूप में अलग है। जी भी, जैसे अभी आपने कहा कि ईश्वर कण कण में, मैंने नहीं, ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा। हाँ, उन्होंने कहा कड़कण में है। बताइए ईश्वर कहेंगे किसे? हाँ, तो अभी ईश्वर पे चर्चा नहीं है, वो तो ऐसे पूछ ले। मैं तो 2 दिन से टाल रहा हूँ इस बात को, जब आएगा मुद्दा तब बात कर लेंगे। ओके, मखनलाल जी। और इसके सर और डिवाइस के लिए 3 जो बताया, जैसे जीवन ज्ञान है, दर्शन ज्ञान है। हाँ, ये तीनों तो खोलेंगे अब। ये तो अभी कोई बात ही नहीं हुई, ये तो नाम लिखे हैं बस। तो और खोलिए ना सर। हाँ, खोलेंगे ना पूरा, यही खोलना है अब। पक्का ही क्या? नहीं, देखिए, मेरे को तो इनकी बात में बहुत बढ़िया क्रम दिखता है। हर बार जो बात हम रख रहे हैं उसके अगले दरवाजे पे पहुंच के बोलते इसको बताओ ना आप। मेरे को तो ऐसे ही विद्यार्थी चाहिए। क्या जैसे ठीक है, जीवन ज्ञान है तो जीवन के बारे में ज्ञान मिलेगा। एक भैया बात, जैसे हाँ, जीवन है, हाँ, जीवन के ज्ञान किसके बारे में पता है अपन को, ठीक है? अभी बताएंगे ना आप। जी हाँ, बताओ लेकिन है इसमें, ठीक है, बोले हाँ, है जीवन ज्ञान। हाँ, फिर दर्शन ज्ञान, जैसा भी बोला कि सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान, पूरा नाम बोलो। हाँ, सह अस्तित्व, ठीक से बोलो, सह अस्तित्व रूपी व्यवस्था है। हाँ, और सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान, हाँ, और मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, बढ़िया। इसमें 3 समाहित है। मेरे को 1 साल लगा था इनको नामों को ठीक से बोलने में, तुमने तो 1 मिनट में कर लिया। सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। बढ़िया है। पहले भाषा सीखते हैं, फिर अर्थ में जाते हैं, ये क्रम है। तो भाषा सीखना इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है, आगे बोलो, क्या कह रहे हैं? मन यही कहना है कि और अब इसको और अच्छी तरीके बस अब अगला जो खोलेंगे, पहले जीवन ज्ञान को खोलेंगे। जी सर, हाँ। अब बाकी जितनी चर्चा पूरे शिविर में होगी, एक दिन जीवन ज्ञान पे होगी, एक दिन सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान पे होगी और एक दिन मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। 3 दिन की चर्चा अब ऐसे होगी। ठीक है, एक दिन पूरा लगाएंगे एक ज्ञान पे। ठीक है, शुरू हो जाए तो अब कहीं अभी शुरू करते हैं, बस 2 मिनट, बाकी लोग को साथ ले ले। तुम तो तुम वो हो जो बस में सबसे पहले जाके बैठ जाता है। अभी बाकी सवारियों को भी बैठना, तो फिर चलेगी गाड़ी। आदर्शवाद में भाई साहब मोक्ष है, जो सुख पूर्वक जीना, मतलब आदर्शवाद में सुख की कल्पना मोक्ष है। मोक्ष ही परम सुख है, ऐसा परम बताएं। सुख है। हाँ, उससे पहले कोई सुख है नहीं, भ्रम होता है सुख का, ऐसा बोलते हैं। वो अस्थाई सुख होते हैं, स्थाई सुख यही है। इसके लिए साधना समाधि में जाना पड़ता है, समाधि में जाके मिलता है। अष्टांग योग। चाहे आप वो उससे जाओ, भक्ति विधि से जाओ, ज्ञान विधि से जाओ, किसी भी विधि से जाओ, पहुंचना आपको समाधि में है। इस पे थोड़ा सा भाई साहब मानव जीवन शरीर, ये थोड़ा सा अभी, हाँ, अभी तो पूरी बात करेंगे ना।
ये तो फिर नाम लिखे, सहअस्तित्ववाद तो खोला ही नहीं अभी तक पुरानी बात है जो चल रहा है आज तक धरती पे, उतने की बातों को थोड़ा छुआ है। जीवन विद्या की बात तो अब शुरू होगी। ऐसे ही है जैसे बस स्टैंड में जाने पर हाँ कोई भौतिकवाद गाड़ी में बैठा है, ईश्वरवाद, हाँ फिर उससे कहते हैं चलो चलो भाई सहअस्तित्ववाद वाले तो एक दो लोग आके बैठ के बोले चलो बैठ तो गए हम, चलाओ गाड़ी आगे। एक सवारी आई, कंडक्टर बोल रहा है यार हमारा खर्चा नहीं निकलेगा, बाकी सवारियों को बैठने दो पहले। एक सवारी आई है अभी, सवारी तो आए, हमारा बर्बाद ना करो सब डूब जाएंगे। बाकी लोग बस के नीचे खड़े हुए देख रहे हैं, दो तो बैठे हुए, हम बैठे कि ना बैठे। गाड़ी तेज चलेगी। बताइए इस पे कुछ और पूछना हो तो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अखंड समाज है, हाँ तो वसुंधरा कुटुंबकम एक परिवार है। हाँ ये भी देखिए, अब उस अर्थ में भी ले सकते हैं। उन्होंने किस अर्थ में बोला है तो हमें मालूम नहीं है ना। देखिए भाषा होती है, भाषा जो होती है वो एक केवल ध्वनि है। उस ध्वनि का अर्थ हम उसके अर्थ से और वस्तु से पहचानते हैं। तो किस वस्तु के आधार पे वो क्या अर्थ ले रहे थे इसकी स्पष्टता मानव परंपरा में बन नहीं पाई। जैसे अभी किसी ने बोला गीता की बात को बोला है ना, तो गीता के कितने सारे भाष्य हुए, यानी गीता में जो लिखा है इसका अर्थ क्या है इसको बताने के अनेक विधियां निकली हैं, अनेक तरीके से बताने की कोशिश की है, और उनमें कोई तालमेल नहीं बैठा आपस में, तो कौन सा वाला सही है? ठीक है, तो उसमें जो भाषा के रूप में देखेंगे तो लगता है वैसी ही बात कर रहे हैं, पर वस्तु और अर्थ के रूप में अज्ञात है वो बात। इधर हम अखंड समाज से क्या बोल रहे हैं मैं इसकी पूरी व्याख्या करूंगा। अगर वैसा ही बोल रहे थे तो बहुत बढ़िया बात है, वैसा नहीं बोल रहे थे तो उसको जोड़ लिया जाए, जो कमी रह गई उसको पूरा कर लिया जाए। हाँ पूछिए। सहयोग कर रहा हूँ। हाँ ठीक। माया लिखा हुआ है, माया। हाँ, माया का अर्थ बहुत तरीके से बताया है। एक तो माया का मतलब होता है जो, जैसे भ्रम को कहते हैं माया, है ना, जो चीज है नहीं पर लगता है ना। जैसे वो सबसे सामान्य सा उदाहरण, रस्सी पड़ी हुई है उसको हम सोच लेते सांप है, सांप तो नहीं है वो, पर हमको लगता है कि वो सांप है, इसको माया कहते हैं या भ्रम कहते हैं। तो इस संसार जो है हमें लगता है कि ये संसार है, इधर का मानना है संसार असल में है नहीं, है ना। तो अब ये बहुत गहरी तरीके से उन्होंने शोध करके इस बात को बोला है, और अभी क्या हुआ, इस बात को वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है। किस रूप में सिद्ध किया है कि अगर हमारे जो मस्तिष्क के अंदर किसी प्रकार के केमिकल्स को डाला जाए तो ये संसार का स्वरूप बदल जाता है उतनी देर के लिए जितनी देर तक उस केमिकल का प्रभाव है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपको चीजें दिख रही हैं, आंख खुली होगी चीजें दिखनी बंद हो जाएंगी, ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं, या अलग प्रकार की चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी, या कान से अलग प्रकार की ध्वनि सुनाई दे। तो जो ब्रेन के अंदर केमिकल जो जितना भी है उसको चेंज करके बदल करके, तो यानी ब्रेन के केमिकल के बदलने से दिखना, ये संवेदनाओं का सब संकेत बदल जाता है। तो इसमें कोई स्थायित्व नहीं है। ये बात हमारे आदर्शवादी जो ऋषि मुनि रहे उन्होंने इस बात को बोला था, है ना। उसमें काफी सच्चाई है कि उस रूप में अगर आप देखने जाएंगे तो स्थायीपन दिखता नहीं है उस जिस तरीके से वो बोलते हैं। हम यहाँ पे अलग तरीके से स्थायित्व को बताएंगे आपको, कैसे इस जो संसार है इसका स्थायित्व कैसे है इसकी पहचान कराएंगे। सर जी, जैसे कि भौतिकवाद और आदर्शवाद प्रचलित हैं, ठीक, प्रचलित सॉरी जी, तो इसको भी तो कह सकते हैं प्रचलित। सहअस्तित्व प्रचलित का मतलब है जो पहले से है, जो स्थापित हो गया, जो चल रहा है, चलन में आ गया। तो ये भी तो चल रहा है ना सर। कहाँ चल रहा है ये तो? तीनों है ना सर साथ में, लेकिन आदमी पहचान नहीं पा रहा है। भाई जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बोलते हैं प्रचलित। ये तो अभी इस्तेमाल में नहीं है। कैसे
कह सकते कि जैसे मान लीजिए 4 लोग बैठे सर, ठीक है, तो क्या 4 लोग एक ही प्रवृत्ति के हो सर? नहीं, इन 2 प्रवृत्ति के, तीसरी वाली के नहीं है। 2 ही प्रवृत्ति के हैं ना। तीसरी वाली के पैदा होंगे, अभी हुए नहीं है, शिक्षित होंगे, पैदा नहीं होंगे, शिक्षित। आदर्श या भौतिक है ज्यादातर। लोग तो होंगे ना, जैसे कोई होंगे ना कुछ नागराज जी जो है काफी समय से काम वो एक व्यक्ति हुआ जिसने इसकी खोज की, तो वो शिक्षित हुए अपने आप से, स्व शिक्षा से वो हुए। उनसे संपर्क में आने लोग कुछ शिक्षित हुए। पर प्रचलित का मतलब होता है समाज में स्थापित हो जाना। उसको हमने 4 जगह कल बताई थी। शिक्षा में आ गया क्या ये बात? स्कूल कॉलेज में जाओगे तो पढ़ने को मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी। सर जी बताइए। अरे भाई जिद ना करो, पहले पूरी बात सुनो। उत्तर सुनना जरूरी है प्रश्न पूछ के। अगर उत्तर नहीं सुनोगे तो प्रश्न का कोई फायदा नहीं। क्या प्रश्न है आपका? आपका प्रश्न ये है, मैं बताना मैंने ठीक से सुना कि नहीं सुना, मैं आपको अच्छे से सुनता हूं। आपने बोला पहले 2 तो प्रचलित है, ये भी तो प्रचलित है आपके हिसाब से। मैं उसका उत्तर दे रहा हूं क्यों वो प्रस्तावित है और ये 2 प्रचलित है, उसका उत्तर दे रहा हूं। उसके उत्तर में ये बोल रहा हूं कि ये दोनों चलन में है। एक भाषा बोली, चलन का मतलब क्या है? बच्चा जब स्कूल में जाता है, परिवार में पल बढ़ रहा होता है, समाज में पल बढ़ रहा होता है, ये सब बातें कौन सी भौतिकवादी और आदर्शवादी बातें उसको बताई जाती है, सिखाई जाती है। जहां पे भौतिकवाद का प्रभाव होता है भौतिकवाद की सिखाई जाती है, जिन परिवारों में आदर्शवाद का होता है वहां पे आदर्शवादी भी सिखाई जाती है। सह अस्तित्ववादी बातें अभी समाज में अधिकतर परिवारों में प्रचलित नहीं है, स्थापित नहीं है, इसलिए इसको प्रस्तावित कहा है। अधिकतर परिवारों, हाँ, कुछ परिवार में है, गिने चुने। हाँ, तो वही तो बहुत छोटे से। जैसे नागराज जी हैं, तो नागराज जी ने सह अस्तित्व होकर जीवन जिया होगा, क्योंकि पहले से है जागृत। जब तक ये नहीं चल रही, नागराज जी जब भौतिक और आदर्शवाद में जिंदगी नहीं जीती सर, उन्होंने आदर्शवाद में जिंदगी जी पहले, हाँ, उसके बाद अपनी साधना की आदर्शवाद के अंदर रहते हुए, उसके बाद उनको इस ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद इसको प्रस्तावित किया। क्या दोनों में जिया शिविर हुआ में सर, एक उनकी बात पूरी है पहले। दोनों में जिया होगा नागराज जी ने, भौतिकवाद आदर्शवाद। जब भौतिकवाद में आदर्शवाद में जिए। हाँ चलो इसमें देखिए, तो कुछ चीज गलत होगी जब सही गुण को पकड़ा जा बात को, तो अस्तित्व तो पहले से था सर। अरे भैया देखो सिद्धांत तो शाश्वत है सारे। हाँ वही तो हम कह रहे हैं ना। तो सिद्धांत की बात नहीं कर रहे हैं इधर, हम क्या बात कर रहे हैं? जीने में आ गया कि नहीं आ गया, इसकी बात कर रहे हैं। प्रचलित हो पाया कि नहीं हो? हाँ तो जैसे था तो प्रस्तावित नाम क्यों दिए? प्रचलित भी देना चाहिए, इसको नाम। देखो आप फिर प्रश्न नहीं पूछ रहे, आप इस बात पे आग्रह कर रहे हो इसको ये लिखो, फिर ये प्रश्न नहीं है। आप में प्रश्न नहीं है, आप इस बात की जिद कर रहे हो कि इसको ऐसे लिखो, आप सुनना नहीं चाह रहे। लिखवानी है सर, पहले से तीनों चीज विद्यमान है सर। भाई मैं फिर बोल रहा हूँ, आप ये आपका प्रश्न नहीं है, आप एक वो बोल रहे स्टेटमेंट दे रहे हो। अब बचपना कर रहे हो। नहीं एक मिनट देखिए, बाकी लोग नहीं पूछे प्लीज, वो संवाद टूटता है, उन तक बात पहुंचनी है। आप जिस तरीके से बोले ना मेरा प्रश्न ही है, प्रश्न नहीं है यार, आप बोल रहे ऐसा ही होना चाहिए। होना चाहिए सर, ऐसा बोल रहे हो ना, तो ये प्रश्न नहीं है पहले। नहीं अब अगर आप ऐसा बोल रहे ऐसा होना चाहिए, उस पर मैं प्रश्न खड़ा करता हूं कि अगर ऐसा है, प्रचलित है, तो क्या आप जब बड़े हो रहे थे आपको मिला? नहीं मिला। यहाँ पे किसी को मिला? नहीं मिला। इस आधार पे कि अधिकतर बच्चे, अधिकतर का मतलब 99.99% बच्चे इस धरती पे जन्म ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, शिक्षा पा रहे हैं, संस्कार पा रहे हैं, इनको ये बात नहीं मिल रही है, इसलिए ये प्रचलित नहीं है। प्रचलित नहीं है, हमको नहीं मिला, इनको नहीं मिला, लेकिन नागराज जी को क्यों मिला? एक व्यक्ति को मिलने से कुछ होता नहीं है, उसको प्रचलित नहीं कहते। प्रचलित शब्द का अर्थ समझ लो। प्रचलित शब्द का मतलब है कि वो चीज पहले से है। नहीं, ये प्रचलित शब्द का अर्थ नहीं है। चलो नहीं है तो जी पहले से है, नहीं है सर जी। अरे भाई तुम सुई अटक गई है, सुई अटक गई है तुम्हारी, थोड़ा सा ध्यान से। प्रचलित शब्द का अर्थ क्या होता है बताओ? रुक जाओ भाई। जो चीज चलन में, जो चलन में। अब बताओ ये चलन में कहाँ है? अस्तित्व। हाँ,
चलन में रही होगी जब तो नागराज जी को मिला नहीं, यही बात कह रहा हूँ। देखिए ये मूल मुद्दा है, आपके अंदर ये मान्यता है कि ये पहले से था और उनको मिल गया। हाँ है ना? नहीं ना होते तो कैसे मिलते, इन्हीं में जीते बाबू। बढ़िया बढ़िया, ये अच्छा प्रश्न है। हमारी धरती पे इसको जिस टाइम पे वो थे अपनी शरीर यात्रा कर रहे थे, उन्होंने जितना भी अपना प्रयोग किया, जाना, लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, प्रश्न करना, उनके सामने ये वाली बात कहीं नहीं आई। फिर उन्होंने अपनी साधना तपस्या जो भी की, उसके अंदर से इनको ये उत्तर के रूप में मिली, साधना के फल के रूप में मिली। प्रचलित थी इसलिए नहीं मिली, किसी ने सिखाया नहीं उन्हें, किसी व्यक्ति किसी परिवार ने, किसी अध्यापक ने, किसी गुरु ने, इसने नहीं दिया। तो निर्माता जी का है इस चीज की, तो निर्माता जी का है नागराज जी। हाँ, इसके निर्माता वही, बिल्कुल ठीक बोल रहे। तो फिर इन्हीं की जैसे, चलो अच्छी बात है, सर अस्तित्व के बाद के निर्माता नागराज जी होगा। हाँ ठीक है, तो इनको भी तो किसी ने तैयार किया होगा। यही तो बोल रहा हूँ भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे। ऐसा ही होता है, किसी को कोई तैयार करता है। उन्होंने वो अच्छे अच्छे गुरुजनों के पास गए। कौन गए? नागराज जी अपने बचपन से ही श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी थे, उनके पास गए। रमन महर्षि जी थे, उनके पास गए। अरबिंदो थे, उनके पास गए। गांधी जी के पास गए, और जो भी तमाम उस वक्त के विद्वान थे सबके पास गए। उनसे उनको अपने ज्ञान, जो उनके प्रश्न थे उनके उत्तर नहीं मिले। उसके निष्कर्ष में उनको एक सूचना मिली कि जो प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, वो अज्ञात को जानने के लिए आपको साधना करके समाधि में उत्तर मिलने की संभावना है। तो उन्होंने मन बनाया, चलो मैं समाधि करूंगा ताकि मेरे को मेरे प्रश्नों का उत्तर मिले। तो उन्होंने साधना तप तपस्या की, उनको समाधि हो गई, उसमें जाके उनको ये उत्तर मिला। किसी व्यक्ति ने नहीं बताया उनको, अस्तित्व के साथ सीधा अस्तित्व को पढ़ा है, ब्रह्मांड को पढ़ा है अपने आप से इन्होंने, अंदर से हुआ है। हाँ, तो ये भी तो किसी न किसी अंदर से होंगे जब तो ये चीज सामने आ रही है हमारी। अभी मुद्दा क्या था हमारा? अभी आप प्रस्तावित और प्रचलित की बात कर रहे थे। अभी वो मुद्दा तो हो गया सेटल। क्यों बोल रहे हैं प्रस्तावित? क्योंकि ये पहले से नहीं था, नागराज जी ने शुरुआत की इसकी। अब धीरे धीरे प्रचलित होने में समय लगेगा, अगर हुआ तो। क्यों ना, वो तो होएगा ही होगा चलन में। हाँ ठीक है, आप ऐसे आशा रखते, बढ़िया बात है। सब लोग, मैं नहीं इतनी आशा रखता, मेरे को लगता है अभी तो पता नहीं होता है कि नहीं होता, देखेंगे, समय बताएगा। ठीक है, हो गई बात। प्रचलित और प्रस्तावित वाला मुद्दा हो गया। ठीक है, आगे जी भैया। जैसे अभी आप बोल रहे थे समाधि को लेकर के, हाँ। तो समाधि से तात्पर्य क्या है? समाधि एक, देखो, साधना विधि की एक स्थिति का नाम है, ध्यान धारणा समाधि, है ना? जो आशुतोष जी महाराज थे, उन्होंने समाधि ली। अब मेरे को उनका नहीं पता, मैं तो समाधि शब्द पे बोल सकता हूँ। किसी ने ली नहीं ली, मेरे को तो नागराज जी बोले उनको समाधि हुई, मैंने मान लिया। आस्था मेरी नागराज जी के प्रति, उसको मान लिया। तो जैसे जो ओशो के सन्यासी है, उनमें कार्यक्रम मतलब समाधि दिलाई, तो क्या उनको भी मतलब? मेरे को नहीं पता, मैं कैसे बोल दूं भाई? मैंने बोल तो दिया, मेरे को नहीं पता उनके बारे में, वो तो वही बताएगा आदमी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जैसे ना आपके पूछने का बिल्कुल कारण है, मेरे पास उत्तर नहीं है, गलत आदमी से पूछ रहा। नहीं, आपने एक बात बोली थी ना कि जैसे जो नागराज जी थे, बहुत सारे जैसे रमन ऋषि के पास गए थे और लोगों के पास गए थे, तो उन्होंने एक चीज बोली थी कि जिन चीजों को आपको उत्तर नहीं मिले, उनके जो उत्तर है वो समाधि से मिल सकते हैं। ऐसा ग्रंथों में भी लिखा और इन महापुरुषों ने भी उनको यही बताया। इसलिए मैं इस सवाल तो पर मैं नागराज जी नहीं हूं ना, ये तो प्रश्न उनसे बनता है। मैं तो इतना ही कह रहा हूं, उन्होंने ऐसा बताया। मैं इस बात से प्रभावित नहीं हुआ कि उनको समाधि हुई, मैं इस बात से प्रभावित हुआ कि जो बात जो उन्होंने दी है, ये बहुत मजबूत बात है, बहुत जोरदार बात है, समझ में आती है, जीने लायक लगती है। ये मेरे लिए ज्यादा बड़ी बात है। मैं तो पूरा का पूरा भौतिकवादी व्यक्ति रहा अपने सोच विचार में, विज्ञान का विद्यार्थी था। ठीक है, तो मेरे को तो ये सब बेकार की बातें लगती थी, आदर्शवाद पूरी की पूरी, साधना समाधि। नागराज जी बोलते रहते थे, मेरे को उसमें बहुत नहीं, पर मैंने देखा कि ज्ञान जो है उनका, वो तो महत्वपूर्ण है।
और उसका पहले तो था नहीं, तो कहाँ से आया ये प्रश्न बनता है। वो जो बोलते हैं ईमानदार आदमी लगे सही बोल रहे होंगे, इस रूप में स्वीकार लिया। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, चाय हो गई? 2 मिनट, चलो 2 मिनट। जैसे नागराज जी को यहाँ से जाने से कितना समय हो गया? 2016 5 मार्च को गए। करीब कितने साल हो गए? आप गणना करो, गणित आता है। 9 साल। 9 साल हो गए, मान लीजिए 10 साल हो गए, ठीक है। हाँ, 10 साल के बाद जब संस्था अपने पास आई अस्तित्व वाली, हाँ।